चमोली और उत्तरकाशी जनपद के समस्त सम्मानित प्राचार्यों का उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अभिवादन। जैसा कि आपको अभी डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि यह अभिविन्यास ओरिएंटेशन प्रोग्राम कार्यालय प्रबंध और वित्तीय प्रबंध के बारे में कुछ जानकारियां जो मेरे पास हैं, अपने अनुभव में हैं, उन्हें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक कागज़ और एक पेन भी अपने पास रख लीजिए। उसमें कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उन्हें नोट करते रहिएगा। एक कागज़ और एक पेन अपने पास रख लीजिए ताकि कुछ बातें आप उसमें नोट भी करते रहें। सर्वप्रथम आप सब प्राचार्य, कुछ पुराने प्राचार्य होंगे, अनुभवी होंगे, और कुछ बिल्कुल नए प्राचार्य होंगे। लेकिन मेरी जानकारी में बहुत पुराना एक्सपीरियंस या बहुत लंबे समय से प्राचार्य आप लोग नहीं हैं। बहुत लिमिटेड लोग हैं जो आप कोई 5-7 साल पुराने प्राचार्य हैं, और सब नए प्राचार्य ही हैं। प्राचार्य पद एक जिम्मेदारी का पद होता है, आहरण वितरण अधिकारी का पद होता है, कार्यालय का अध्यक्ष होता है। प्राचार्य को केवल अधिकारी के रूप में ही नहीं बल्कि एक मैनेजर के रूप में भी अपनी संस्था को मैनेज करना होता है। इसलिए जब एक बार आप प्राचार्य के पद पर प्रोन्नत हो जाते हैं तो आपको एक कुशल प्रशासक के रूप में, कुशल मैनेजर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। आप सब जानते हैं कि आपके वहाँ कार्यालय में बहुत सी कमियां हैं, वो हर कॉलेज में हैं। कार्यालय में स्टाफ की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। स्टाफिंग पैटर्न पे कर्मचारी प्रमोट हो जाते हैं, उनकी जगह नया कर्मचारी नहीं आता, और निदेशालय भी कई मामलों में अपने हाथ खड़े कर लेता है। कई कर्मचारी हमारे जगह जगह अपनी सुविधा की दृष्टि से बसे हुए हैं, जमे हुए हैं और अपने को अटैच कराए हुए हैं, लेकिन उस सब के बाद भी जिम्मेदारी तो प्राचार्य की आ जाती है। आज ऑनलाइन सिस्टम का युग है, मेल का युग है। कार्यालय में जो भी कार्य होते हैं अधिकतर आप कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, तो इन सब के लिए आपको जरा सा कंप्यूटर दक्ष होना आवश्यक होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी तो उम्र बढ़ गई है, हम जानते नहीं हैं, हम क्या करें, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को अपने अपने स्तर से कंप्यूटर में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आज के जो प्रोग्राम हमने रखा हुआ है इसका उद्देश्य बता रहा हूँ कि मेरे बहुत लंबे अध्यापन के अनुभव में लगभग 23-24 साल उत्तर प्रदेश में और उसके बाद वेस्ट उत्तराखंड में आज तक कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जैसे प्राचार्यों का कोई ओरिएंटेशन हो, प्राचार्यों को कार्यालय और वित्तीय प्रबंध की कोई जानकारी दी जाए। हमने एक प्रयास किया है छोटा सा, और आप अपना फीडबैक देंगे। उसके बाद अंत में 15 मिनट में आप सब लोगों को दूंगा कि आप अपना फीडबैक दें आज के इस अभिविन्यास कार्यक्रम के संबंध में। अब मुख्य बात यह है कि मैं सभी प्राचार्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ जितने भी प्राचार्य पुराने हों चाहे नए हों, इसमें पुराने नए का सिस्टम नहीं है। एक काम करने का एक तरीका होता है, एक प्रैक्टिस होती है। आप सभी लोग, हो सकता है बिल्कुल किसी नए कॉलेज में आपने अभी ज्वाइन किया हो सकता है आप किसी कॉलेज से ट्रांसफ़र होकर आए हों दूसरे कॉलेज से प्राचार्य के रूप में, और भविष्य में भी आप हो सकता है किसी और कॉलेज में प्राचार्य बन के ट्रांसफ़र हुए। आप सब लोग एक प्रैक्टिस अपने साथ जरूर कर लें कि ज्वाइन करते ही आप एक अपनी पर्सनल डायरी बना लें। ज्वाइन करते ही पर्सनल डायरी बना लें, और पर्सनल डायरी में उस कॉलेज का स्टाफ स्टेटमेंट है उससे कुछ बातें अवश्य नोट कर लें। हो सकता है स्टाफ स्टेटमेंट में कुछ बातें कमियां हों, गलतियां हों, लेकिन फिर भी वो आधार होता है। तो उस डायरी में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि कॉलेज कब खुला, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ कॉलेज का, किस जियो से कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है,
कॉलेज में किन किन विषयों से कॉलेज को प्रारंभ किया गया है, कॉलेज को प्रारंभ करने का जियो हुआ है। इसके अलावा कॉलेज में जो स्वीकृत पद हैं शिक्षकों के और कर्मचारियों के, स्वीकृत पद कितने हैं और उसमें भरे हुए पद कितने हैं और रिक्त पद कितने हैं। भरे हुए पद और रिक्त पद आज भी आपकी सूचनाएं आप नोट कर लें। इसके अलावा कई बार शासन से और निदेशालय से पूछा जाता है कि आपके श्रेणीवार माने SC ST OBC के हिसाब से भी कर्मचारी और शिक्षकों का विवरण पूछा जाता है। तो डायरी में आप ऐसी टेबल बना लें, कितने पद हैं, कितने भरे हुए हैं, कितने रिक्त हैं। मैंने आपको बता रहा था कि एक डायरी बनाएं और डायरी में आप कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, कितनी पोस्ट क्रिएट हुई हैं, कितनी रिक्त हैं और श्रेणीवार जातिवार आप उसके एक लिस्ट बना लें अपने। इसके अलावा आपका किन किन सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, एफिलिएशन परमानेंट है या टेम्परेरी है। 5 साल बाद आप परमानेंट एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल से पहले आपको टेम्परेरी एफिलिएशन मिलता है। तो एफिलिएशन क्या है, ये इसकी सूचना भी आप रखें। उसके बाद आ जाए आप छात्र संख्या क्या है। छात्र संख्या भी कम से कम आप 3 सालों की नोट कर लें, विगत 3 वर्षों की और वर्तमान में क्या छात्र संख्या है, छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी हैं, कुल छात्र कितने हैं। इसके अलावा उनका विगत वर्षों में परीक्षा फल कैसा रहा है, यह भी आप डायरी में नोट कर लें, क्योंकि बार बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपने महाविद्यालय में ना हो, घर पे हो, छुट्टी में हो, अवकाश में हो, लेकिन शासन या निदेशालय से मेल आती है कि आप इसका जवाब भेजिए। आप परेशान हो जाते हैं, किस बाबू से कहें, किसको फ़ोन करें। आपके पास डायरी मेंटेन है, अपनी पर्सनल डायरी है और पर्सनल डायरी में आप वो सब बातें नोट किए हुए हैं, तो तुरंत आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल डायरी में आप जो नोट करें वो है आपके पास भूमि कितनी है, लैंड कितनी है, भवन कितने हैं, कक्ष कितने हैं, कक्षा कक्ष कितने हैं, लाइब्रेरी की पोजीशन क्या है, पुस्तकों की संख्या क्या है। ये सब पर्सनल डायरी में नोट कर लें। बहुत समय नहीं लगता, केवल एक दिन में 2-4 घंटे अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी पर्सनल डायरी में ये सब इंफॉर्मेशन आ जाएंगी और इस इंफॉर्मेशन से आपको लगेगा कि मैं कॉलेज का पूरा कंट्रोल कर लिया है मैंने। हो सकता है कि आप बड़े कॉलेज के प्राचार्य हों, आपके अंडर में 100 लोग काम कर रहे हों, 150 लोग काम कर रहे हों, तो आप समझ लीजिए अगर आपने डायरी मेंटेन कर ली तो चाहे आप लोगों का नाम 1 साल तक न जान पाएँ, याद न रहे, लेकिन डायरी में आपके पास मौजूद है। इसी प्रकार से टीचर्स के और कर्मचारियों के फ़ोन नंबर भी आप अपने डायरी में नोट कर लें, ताकि किसी समय इमरजेंसी हो आप घर से भी उनसे कॉल्स कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में निदेशालय द्वारा जो आपको ग्रांट मिलती है, कार्यालय व्यय में, स्टेशनरी में, कोई निर्माण कार्य के संबंध में, औषधि रसायन के लिए, टेलीफोन के लिए जो बजट मिलता है उसकी भी कितना अमाउंट मिला और उसमें कितना खर्च हो गया है, इन सब बातों को भी आप अपनी डायरी में नोट करते रहें, ताकि कोई बाबू या क्लर्क आपके ऊपर हावी ना हो पाए। आपके पास इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि आपको कितना बजट अलॉट हुआ है और कितना बजट आपने खर्च कर दिया है। तो इसके अलावा भी जो सूचनाएं आप अपने लिए उपयोगी समझते हैं, संस्था के लिए उपयोगी समझते हैं, ये एक पर्सनल डायरी अवश्य मेंटेन करें। मैं आज आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है और फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने प्राचार्य के पद में 4-4 जगह प्रिंसिपल रहें, पहले कहीं और थे, आज कहीं और हैं, कल को कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएं, तो 4-4 डायरी अगर आपके बन जाएंगी तो आपके पास दस्तावेज इकट्ठा हो जाएगा हर कॉलेज में का अपना। तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा और सहूलियत होगी अपने कार्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में। अब मैं दूसरी बात आपके सामने करने जा रहा हूँ कि समस्त प्राचार्य, पहले तो प्राचार्य पद बहुत कठिन बात है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्राचार्य पद महत्वपूर्ण होता है, चाहे छोटा कॉलेज हो चाहे बड़ा कॉलेज हो। छात्रों की अपनी समस्याएं होती हैं, कर्मचारियों की अपनी समस्याएं होती हैं, टीचर्स की अपनी समस्याएं होती हैं। वेतन सब लेना चाहते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते, ये हमारी एक बड़ी बुरी कल्चर आज आ गई है। लेकिन प्राचार्य का बात ऐसा है कि उसको ग्राम प्रधान की भी सुननी है, MLA की भी सुननी है, मंत्री की भी सुननी है, निदेशालय की भी सुननी है, क्षेत्रीय कार्यालय भी आदेश देते रहता है आपको, और आपके लोकल प्रशासन में SDM लोग भी आपसे बात करते रहते हैं, जिला प्रशासन भी आपसे बात करते रहता है। तो आपकी डायरी मेंटेन रहेगी, सूचनाएं रहेंगी, तो आप उसको सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। तो कर्मचारी, चूंकि आप प्राचार्य भी हैं
और एक कर्मचारी भी हैं और आपकी जिम्मेदारियां अन्य कर्मचारियों से ज़्यादा हैं, तो आपको कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 और कर्मचारी अनुशासनिक जो नियमावली 2003 इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी याद रखना चाहिए। बहुत पूरी तरह से याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको कुछ कार्य करने हैं और कुछ कार्य नहीं करने हैं। अनैतिकता मानी जाती है कि आप कोई कार्य करें और जाने चाहे अनचाहे गुस्से में, नाराज़गी में या भावावेश में आप कोई बात कहते हैं जो आपकी आचरण नियमावली में नहीं है, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। हम लोगों में से अधिकतर लोग जो परेशान रहते हैं या कभी किसी का सस्पेंशन हो जाता है, कारण उसका उसमें यही शासन ये लिखता है कि कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 और अनुशासन नियमावली 2003 के फला बिंदुओं का इन्होंने पालन नहीं किया है। तो आचरण नियमावली भी जब तक एज लॉन्ग एज यू आर इन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, आपको आचरण नियमावली का भी ये ध्यान रखना चाहिए। उसमें कौन कौन से बिंदु आपके सपोर्ट में हैं, उन पर आपको अनुपालन उसका करना चाहिए। हम व्यक्ति हैं, हम सब लोग मानव समाज से आते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारी रहते हुए आप पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो सकते, ये ध्यान रखें। कर्मचारी के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का कोई अधिकार उसको नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे कॉलेजेस में आती है कार्यालय चलाने में, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे टीचर्स हो, लोग हों, अवकाश के बारे में बड़ा प्रेशर करते हैं प्रिंसिपल के सामने कि साहब फला छुट्टी दे दीजिए, फला छुट्टी दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, हम छुट्टी में रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या प्राचार्य लोगों के सामने आती है। आप सभी लोग जानते हैं कि अवकाश नियम दिए हुए हैं फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 पार्ट 2 के 4 इसमें वॉल्यूम 2 में, तो 2 to 4 में अधिकतर अवकाश नियम दिए हुए रहते हैं। अवकाश नियम किस पे लागू होते हैं? केवल 2 लोगों पर लागू होते हैं, स्थायी कर्मचारी पर या अस्थायी कर्मचारी पर। जो लोग स्थायी हैं, परमानेंट कर्मचारी हैं, उनके लिए अवकाश नियम थोड़ा अलग होते हैं और अस्थायी के लिए थोड़ा अलग होते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, मेडिकल लेना है तो मेडिकल कोई व्यक्ति जो स्थायी कर्मचारी है वो अगर वो 3 साल से अधिक की नौकरी कर चुका है तो 1 साल तक का भी ले सकता है मजबूरी में, लेकिन जो आप अस्थायी कर्मचारी है वो केवल 3 महीने का ले सकता है। तो अवकाश के नियम होते हैं। अवकाश नियम आपके IFMS पोर्टल में और कोर्सेस हमारे कोर्स सिस्टम में पहले से दिए हुए हैं। आप कभी उन नियमों को खासकर वॉल्यूम 2 to 4 को डाउनलोड करके रख लें, उसमें उसी से आप ज़्यादा संचालित होते हैं। हम लोग जितने भी लोग हैं हम 2 to 4 से ही संचालित होते हैं। अवकाश नियम में आप जानते हैं कि 14 CL होती हैं, 15 CL नहीं दे सकते आप किसी को, तो CL 14 होंगी, 15 नहीं होंगे। ये स्थायी और अस्थायी दोनों कर्मचारियों पर लागू होता है। उपनल कर्मचारी या सेल्फ फाइनेंस के कर्मचारी या टीचर या आपके नितांत अस्थायी काम चलाओ व्यवस्था वाले, इनके लिए ये अवकाश नियम लागू नहीं होते, ये आप ध्यान रखिए। ये पूरी तरह से आप पर है। जैसे हम अपने इनके गेस्ट फैकल्टी को हम 10 CL देते हैं और उसके अलावा जब कॉलेज बंद रहता है तो उनकी छुट्टी भी होती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई मेडिकल की इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। हाँ, उपनल महिला कर्मियों के लिए, इन लोगों के लिए कोर्ट के द्वारा मैटरनिटी लीव का प्रावधान है, लेकिन CCL आदि का सेल्फ फाइनेंस सिस्टम में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आप ध्यान दें कि जिन कॉलेज में B.Ed सेल्फ फाइनेंस है वहाँ प्रमुख सचिव ने भी परसों की मीटिंग में कहा है CCL का कोई प्रावधान नहीं है, और जो लीव रूल्स होते हैं वो स्थायी और अस्थायी पर ही होते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि आपको जो EL मिलती है, EL भी आपकी केवल 1 है, वर्ष भर में केवल 1 है। कमलापंत मैडम अपना स्क्रीन शेयर मत करिए। कमलापंत मैडम स्क्रीन शेयर मत करिए। मैडम कमलापंत स्क्रीन शेयर मत करिए। इसके अलावा मैं आपको अवकाश नियम में कुछ बातें और बताने जा रहा हूं। जैसे आपके महाविद्यालय में 6-7 या 4-5 क्लास 4 एम्प्लॉई हैं। अब रात की सुरक्षा के लिए अधिकतर हमारे कॉलेजेस में रात्रि चौकीदार नहीं है। आपने बारी बारी से एक हफ्ते के लिए कोई कर्मचारी को रात्रि चौकीदार के काम में लगाया है, तो रात्रि चौकीदार के काम में एक हफ्ते लगाने के लिए अगर वो प्रतिकर मांगे तो प्रतिकर कहीं अनुमन्य नहीं है, ये ध्यान रखें। रात्रि चौकीदार के लिए प्रतिकर अनुमन्य नहीं है, क्योंकि उसने दिन में सेवा नहीं करी, रात को सेवा करी है। इसके अलावा
हम प्रतिकर देते हैं क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉइज को। अवकाश के दिन अगर आप महाविद्यालय में उनको बुलाते हैं तो क्लास 3 और क्लास 4 के लिए प्रतिकर होता है, टीचर्स के लिए प्रतिकर नहीं होता, ध्यान रखें इस बात को। तो प्रतिकर भी का नियम यह है कि उसे उसी माह या उसके अगले माह तक उसका उपभोग कर लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रतिकर इकट्ठा हो गया एक साथ 4-5 ले लिए, ऐसा नहीं चलेगा। सिमिलर केस सेकेंड सैटरडे, हमारे कर्मचारियों को सेकेंड सैटरडे के दिन कॉलेज आना पड़ता है, तो सेकेंड सैटरडे द्वितीय शनिवार का अवकाश भी वो उसी महीने ले लें, और बहुत ज़रूरी हुआ तो अगले महीने, उसके बाद नहीं। ऐसा नहीं कि 5-6 महीने का इकट्ठा हो गया और एक साथ ले लिया, ये नहीं चलता, ये नियमों में नहीं है। तो मुख्य रूप से अवकाश के बारे में लड़ाई झगड़ा होता है और प्राचार्य का मूड खराब हो जाता है उसके बाद। तो आप अवकाश नियमों में ध्यान रखें। और चूंकि आप फिलहाल इस समय रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी वगैरह के प्राचार्य हैं, तो आप कोई भी छुट्टी करें, दिवाली की, दशहरे की या कोई भी दीपावली की, तो उसमें एक रूपता होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है एक रूपता। ऐसा ना हो कि एक रूपता न हो, छुट्टियों में एक रूपता होनी चाहिए। शासन की जानकारी में आजकल हर बातें रहती हैं कि कोई कॉलेज 10 दिन के लिए बंद हो गया, कोई 5 के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्राचार्य पद जिम्मेदारी का पद है, और अगर हम ही महाविद्यालय में नहीं बैठेंगे तो हमारा कर्मचारी नहीं बैठेगा। हमें थोड़ा सा इस बात पर गहन अध्ययन करना चाहिए कि कॉलेज में बैठने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हम तनख्वाह ले रहे हैं, हम किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, किसी पर कोई सदा सहता नहीं कर रहे हैं। हमें कॉलेज में अधिकतम बैठने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, मजबूरियाँ होती है, छुट्टी ले सकता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, अवकाश नियम है। और इसी प्रकार अवकाश नियमों में और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बहुत मजबूरी है, किसी शिक्षक के पास, किसी कर्मचारी के पास 14 अवकाश खत्म हो गए हैं, स्पेशल केस में कभी आप 1-2 दिन के लिए कोई स्पेशल कैजुअल लीव देना चाहें, वो आपका अधिकार है, वो आपके विवेक में है। लेकिन इस विवेक का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दुरुपयोग करेंगे कि ये अच्छा बच्चा है इसको दे दो, ये बुरा बच्चा है इसको ना दो, तो ऐसे नहीं चलेगा काम। बच्चे सब बराबर होते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, तभी आप कॉलेज का सही ढंग से प्रशासन कर पाएंगे, संचालन कर पाएंगे, एक कुशल मैनेजर के रूप में कार्य कर पाएंगे। अब मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ आगे कि संक्षेप में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू है, और जिन महाविद्यालयों में सूचना अधिकार के संबंध में रजिस्टर नहीं बने हुए हैं वो लोग रजिस्टर बना लें। रजिस्टर एक ऑर्डिनरी रजिस्टर है, कोई रजिस्टर बना सकते हैं आप। पहले पॉइंट में क्रम संख्या लिख लीजिए, सूचना किसने मांगी है, सूचना मांगने वाले का नाम लिख लीजिए, और सूचना किस डेट को आई आपके पास उसे लिख लीजिए। उसके बाद सूचना आपने कब भेजी, उसका प्रत्युत्तर कब दिया है और कैसे दिया है, रजिस्ट्री ढंग से दिया है, लिखना पड़ेगा। और तो ये बातें आप अप टू डेट रखें, क्योंकि इसका विवरण सरकार कई बार मांगती रहती है कि वर्ष भर में कितने सूचना अधिकार के मामले आए, कितने आपने निपटाए, ये बातें सूचना अधिकार में आप अपडेट रहें। बस सूचना अधिकार में एक बात ध्यान रखें कि जो सूचनाएं आपके पास धारित है, धारित माने सरकारी सूचनाएं हैं, महाविद्यालय में हैं, उन्हीं को आप देंगे। अब कोई सूचना अगर किसी पूछता है कि किसी टीचर के कितने बच्चे हैं, कौन क्या पढ़ रहा है, ये सूचना का कोई मतलब नहीं है, इससे ये धारित नहीं है आपके पास। जो सूचनाएं धारित हैं उन्हीं का उत्तर दीजिए, जो धारित नहीं है उनका उत्तर देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसमें लिख दीजिए आप कि धारित नहीं है, इसलिए सूचना नहीं है। एक अन्य बिंद में कार्यालय संचालन में बता रहा हूँ आपको कि आजकल सीएम पोर्टल के बारे में भी बहुत सी बातें आपको बताई गई हैं। कई कॉलेजेस में सीएम पोर्टल और आपका आईडी पासवर्ड बना होगा, और जिन कॉलेजेस का नहीं बना है, क्षेत्रीय कार्यालय से भी हमने उनको चिट्ठी भेजी थी, उनका हम जनरेट कर देंगे, है ना, 2-4 दिन के भीतर हो जाएगा। जिनका नहीं हो चुका है और जिनका हो चुका है अच्छी बात है, वो लोग भी हर रोज या एक दिन छोड़ करके कंप्यूटर में चेक कर लें, वेबसाइट में जाके। कोई कॉलेज के खिलाफ कोई रिपोर्ट तो किसी ने नहीं की है, चीफ मिनिस्टर के वहाँ, प्रधानमंत्री के वहाँ, या कहीं कोई रिपोर्ट तो नहीं की है, क्योंकि आप लोगों के पास जो रिपोर्ट आती है उसे हम कहते हैं L1, लेवल 1 है। प्राचार्य के पास लेवल 1 की रिपोर्ट आती है, और माना किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट करी है कि मेरे महाविद्यालय में साइंस में टीचर नहीं है, कि साइंस का फला विषय खुलवाना है, आर्ट्स का फला विषय खुलवाना है, कुछ नहीं करना आपको, जो प्रस्ताव बना करके आप निदेशालय भेज दें और सीएम पोर्टल में उसका उत्तर दे दें कि इस संबंध में प्रस्ताव बना करके हमने निदेशालय को प्रेषित कर दिया है, आपकी जिम्मेदारी खत्म। आपका L1 लेवल पे जो भी क्वेश्चन था उस खत्म हो जाएगा।
तो चूंकि आज हम सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जुड़े हुए हैं, हमें इसका सीएम पोर्टल को भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कई महाविद्यालयों को हमने अभी सूचना दी थी सभी को कि आप अपने वहाँ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स खुलवाएं। तो जहाँ तक संभव हो उसमें से कई 30-35 महाविद्यालयों ने हमारे पास सूचना भेजी है कि हमने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। इस संबंध में मैं आपको एक बात यहीं से जानकारी दे दूं, शासन ये कहता है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, इसके लिए हम आपको कोई सीड मनी नहीं दे सकते। किसी भी 6 महीने के कोर्स को या साल के कोर्स को खुलवाने के लिए आपको अपनी छात्र निधियों से, अपने रिसोर्सेज से ही उस कोर्स को खोलना है। और सेल्फ फाइनेंस है तो जब फाइनेंस पैदा होगा आप उसको खर्च करें और काउंसलर बुलाएं, टीचर बुलाएं, उससे पढ़ाएं। और उसकी नियमावली डायरेक्टरेट में बनी हुई है और नई हम अपडेट करने जा रहे हैं, तो उसके अनुसार करें। कहने का आशय ये है कि आपको उसके लिए कोई पैसा मिलने नहीं जा रहा है। अगर आपके पास व्यवस्था है, कमरे हैं, एक आध कमरे भी आपके पास है किसी कार्यक्रम को करने के लिए, क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का युग है, जमाना है और हमको एम्प्लॉयमेंट के आधार पर कोर्सेज करने हैं। खाली BA BSc BCom चला के हम काम नहीं कर सकते हैं। तो शासन की इच्छा है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जो चल सकते हैं स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से, स्थानीय संसाधनों के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आप अपने वहाँ ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करिए। कम से कम योगा का पाठ्यक्रम तो आप सभी लोग शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके लिए कहने के हो जाएगा कि हम योग सिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय की भी इच्छा है और मुख्यमंत्री महोदय की भी इच्छा है कि योग हमारे कॉलेजेस में सब जगह होना चाहिए। सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स आप योग का भी खोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बातें और बतानी है आपको, वो ये है कि अगर किसी महाविद्यालय में, खासकर बड़े महाविद्यालयों में जहाँ उपनल के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उपनल हमको सेवा देता है, उपनल सेवा प्रदाता कहलाता है, तो इस पर GST लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उपनल में अगर कर्मचारी आप वहाँ काम कर रहे हैं और आप साल भर में 2.5 लाख से, वर्ष भर में, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्ष भर में 2.5 लाख से अधिक पेमेंट कर रहे हैं उपनल कर्मचारियों के लिए, तो आपको GNTN पोर्टल में जाके GST में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रत्येक कॉलेज को GST में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हर महीने जो आप उपनल के बिल जनरेट करते हैं उसमें GST चालान लगाना होगा। तो ये प्रक्रिया आपको करनी होगी, अदरवाइज आपके पास कभी भी GST का नोटिस आ सकता है कि आपने 2.5 लाख से अधिक की सेवा प्रदान की है और सेवा प्रदाता को, और आपने GST टैक्स नहीं दिया है, तो उसमें GST टैक्स 2% जो कटता है, 2% है। वस्तु और सेवा कर जो उपनल के कर्मचारियों के वेतन पर लगता है उसे आप जरूर पेमेंट करें अगर आप 2.5 लाख से अधिक पेमेंट कर रहे हैं। अब 2.5 लाख से अधिक मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये सब बड़े कॉलेज की समस्याएं हैं जहाँ अधिक मात्रा में उपनल के कर्मचारी हैं, और हो सकता है किसी कॉलेज में एक महीने में 2.5 लाख से अधिक उपनल को पेमेंट किया जा रहा हो, तो साल भर का तो 25-30 लाख हो जाएगा। तो इसलिए साल भर में 2.5 लाख से अगर अधिक दे रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। ये कार्यालय प्रबंध के लिए बहुत जरूरी बातें हैं। अब मैं आज के ओरिएंटेशन का अगला भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके लिए भी आप पेन और कलम रखिए अपने पास। प्रत्येक महाविद्यालय में अकाउंटिंग के लिए, लेखे के लिए 2-3 पुस्तकें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, सबसे पहली पुस्तक होती है कैश बुक। यद्यपि हम कोई व्यवसायी नहीं हैं, बिजनेसमैन नहीं हैं, और आज IFMS सिस्टम में हर चीज़ कंप्यूटर से हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कैश बुक में एंट्री न करें। छोटे कॉलेज में महज कोई 7-8 एंट्री होती हैं हर महीने, और बड़े कॉलेज में 70, 80, 90 भी हो सकती हैं। तो कैश बुक क्या है? लेफ्ट साइड में कितना रुपया आया और राइट साइड में कितना रुपया गया, किसको पेमेंट किया। क्योंकि आप नकद पेमेंट करते नहीं हैं, चेक से पेमेंट नहीं करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होता है। जिस पार्टी को भी आप पेमेंट कर रहे हैं, राइट साइड में लिख दें कि फला पार्टी को ऑनलाइन भुगतान किस डेट को हुआ, कितने अमाउंट का हुआ, और वाउचर नंबर वगैरह क्या था, ये आप नोट कर लें कैश बुक में। कैश बुक की लेफ्ट साइड में तो इनकम आती है
और इनकम में प्रारंभिक शेष आपका शून्य हो जाएगा हर महीने। जिस डेट को आप एंट्री करेंगे, जैसे माना आज की डेट पे आप एंट्री कर रहे हैं 20 अगस्त 2020, प्रारंभिक शेष शून्य, कैशबुक का बैलेंस जीरो होता है, प्रारंभिक शेष शून्य। और आप ये समझ लें कि माना 1 सितंबर को जो नियमित कर्मचारी और टीचर्स को वेतन मिला 50 लाख रुपया थोड़ी देर के लिए, तो 1 सितंबर की डेट में आप एंट्री कर लें, प्रारंभिक शेष शून्य। 1 सितंबर को कर्मचारी और प्राध्यापकों का वेतन ग्रॉस अमाउंट 50 लाख रुपया। और राइट साइड में कर दें प्राचार्य और कर्मचारियों के खाते में ऑनलाइन अंतरण, ऑनलाइन ट्रांसफर। आगे लिखते हैं बैलेंस शून्य, अवशेष शून्य। तो प्रारंभिक शेष शून्य था, कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन आया और राइट साइड में उनको ऑनलाइन पेमेंट हो गया, बैलेंस शून्य हो गया। तो एक उदाहरण था। ऐसे ही अगर आप कोई टेलीफोन का बिल का पेमेंट करते हैं तो राइट साइड में उसकी एंट्री होगी कि टेलीफोन बिल का ऑनलाइन भुगतान, या बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान, या फर्नीचर क्रय किया उसका ऑनलाइन भुगतान। तो लेफ्ट साइड में इनकम होती है और राइट साइड में उसका खर्चा आपको लिखना पड़ता है। कॉलेजेस में इनकम का कोई साधन नहीं है, केवल छात्र निधियां हैं। वर्ष में जब भी 1 या 2 बार आप शुल्क लेते हैं तो जितना शुल्क आप लेते हैं एक खाते में जमा कर देते हैं। पहले आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन में एक विविध खाते में आपने उस पैसे को जमा कर दिया होगा, पूरी फीस को। फिर विविध खाते से आप अन्य कई खातों में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो जिस डेट में आप अन्य खातों में ट्रांसफर करेंगे या ट्रेजरी का पैसा जमा करेंगे, ट्रेजरी चालान लगा के 270 रुपया 270 करीब के आसपास होता है वो, तो जिस डेट को आप ट्रेजरी चालान लगाएंगे या उस पैसे को एक खाते से अन्य खातों में बाइफरकेट करेंगे, उस डेट को आप कैशबुक में भी एंट्री करेंगे। जरूर कैशबुक में एंट्री कर लीजिएगा कि छात्र निधियों से इतना शुल्क प्राप्त हुआ, और राइट साइड में लिख देंगे आप कि चालान इतने रुपए का लगाया गया और छात्र निधियों में इतना बाइफरकेट किया गया। सपोज 1 लाख रुपये फीस आई आपकी, तो लेफ्ट साइड में आपने लिख देंगे आप छात्र सोच से फीस 1 लाख रुपया, और राइट साइड में लिखेंगे ट्रेजरी में जमा किया 10,000 और 90,000 जमा कर दिया आपने अलग अलग खाते के भीतर, जो बाइफरकेट किया आपके लेजर अकाउंट्स में, उनका विवरण दे देंगे खाता संख्या सहित, और बैलेंस फिर शून्य आ जाएगा। तो आपका कैशबुक का बैलेंस हमेशा शून्य रहता है। दूसरी बात कैशबुक के संबंध में ही ध्यान रखें कि प्रत्येक माह के अंत में, जैसे अगस्त माह समाप्त होने वाला है, प्रत्येक माह के अंत में आप अगस्त एंट्री एक सर्टिफिकेट देंगे कि अगस्त 2020 में जो भी आहरण और भुगतान किया गया है सभी प्रविष्टियां कैशबुक में दर्ज कर ली गई हैं। सभी प्रविष्टियां कैशबुक में दर्ज कर ली गई हैं और मेरी जानकारी में कोई प्रविष्टि दर्ज करने से नहीं छूटी है, नहीं रह गई है। अपने सिग्नेचर करें और मोहर लगा दें, वो महीना क्लोज हो जाएगा, फिर सितंबर का महीना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑडिट ऑब्जेक्शन होता है, आपको हर महीने एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि इस महीने में कोई हमने सभी एंट्री इसमें कर ली हैं। तो ध्यान रखें, कैशबुक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, पहली पुस्तक है और ये अप टू डेट होनी चाहिए, खासकर ऑडिट की दृष्टिकोण से। दूसरी बात, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि कैशबुक में जो प्रविष्टियाँ होती हैं, एंट्रीज होती हैं, वो 11C से होती हैं। जब आपको कोई ग्रांट मिलती है शासन की ओर से, निदेशालय की ओर से, तो आपको जो ग्रांट मिलती है उससे आप बिल जनरेट करते हैं, IFMS पोर्टल में बिल बनाते हैं, चाहे वो बिल स्टेशनरी का हो, कार्यालय व्यय हो, कोई भी बिल बनाते हैं। उसके लिए ट्रेजरी आप एक ट्रेजरी रजिस्टर रखते हैं अपने पास, तो ट्रेजरी रजिस्टर में एंट्री होती है, ट्रेजरी का बाबू उसको रिसीव करता है और फिर उसके बाद बिल पास होते हैं। तो जैसे ही आप ट्रेजरी कोई बिल भेजते हैं, ट्रेजरी रजिस्टर में तो उसकी एंट्री करेंगे ही करेंगे, साथ में आप 11C में भी एंट्री करते हैं। 11C एक ऐसी पुस्तक है जिसके बाएं पृष्ठ में क्रम संख्या होगा, बिल संख्या होगी, बिल कौन सा, बिल का नंबर क्या है, बिल संख्या क्या है, बिल का ब्यौरा क्या है। माना फर्नीचर खरीदा आपने, मिस्टर XX फर्म से आपने फर्नीचर मंगाया, उसका विवरण दे दें और क्या अमाउंट है, ट्रेजरी में बिल जमा करने की डेट क्या है, और आगे उसके राइट साइड में आता है कि बिल पास होने की डेट क्या है ट्रेजरी में, और उसका वाउचर नंबर क्या है। तो 11C एक महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। अगर कैशबुक के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक कहूँ तो 11C है।
11C पूरी तरह से मेंटेन होनी चाहिए। और 11C में आप डेली भी जब आप कोई बिल भेजते रहे तब तक 11C में भी उसकी एंट्री जरूर कर लें। कैश बुक में बात को करें लेकिन 11C में पहले कर लें। और 11C में 2 जगह सिग्नेचर होते हैं। प्राचार्य के छोटे छोटे इनिशियल आपको करने होंगे। जब बिल भेजेंगे तब भी आप इनिशियल करेंगे ट्रेजरी को, और जब पास होके आ जाएगा उसके वाउचर नंबर नोट कर लीजिए और उसमें भी आप सिग्नेचर करेंगे। ये 11C एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, ये ध्यान रखें। अब बात आती है कि कोर ट्रेजरी सिस्टम CTS या IFMS की वजह से हमारे कई काम सरल हुए हैं। IFMS पोर्टल में 11C भी निकल जाता है, बजट रजिस्टर भी निकल जाता है, हर सूचनाएं निकल जाती हैं। लेकिन वहाँ की कॉपी आप पेस्ट कर दें अपने 11C में, ये अच्छी बात नहीं है। आपको 11C रजिस्टर बनाना ही होगा। ट्रेजरी के जरिए जो भी आपको सीट्स निकालते हैं या आप डाउनलोड करते हैं, उसकी इंक या उसका टोनर 8-10 साल बाद ऑटोमेटिकली खराब हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। और जबकि कैशबुक और 11C ये परमानेंट रजिस्टर होते हैं, 20-25 साल बाद भी आपसे कोई सूचना पूछी जा सकती है। तो 11C की सूचनाएं, कैशबुक की सूचनाएं आप एक बिल्कुल मेंटेन करें, उसमें कोई चस्पा ना करें ट्रेजरी की सीट्स वगैरह को, ये ध्यान रखें। आपको मैनुअली तैयार करनी ही होंगी। आपके पास जो धन आता है उसके 2 स्रोत होते हैं। एक स्रोत तो होता है छात्र निधि का और दूसरा होता है निदेशालय का। तो निदेशालय की तो मैंने आपको बात बता दी, जिस मद में आपको मिल रहा है पैसा, कार्यालय व्यय, स्टेशनरी या कोई लघु निर्माण या कोई टेलीफोन का खर्चा है या औषधि रसायन है, इन सब को ये निदेशालय के खर्च से होगा। निदेशालय आपको बजट देगा। हर एक की आपको अलग अलग गार्ड फाइल भी बनानी होगी। निदेशालय में से जो बजट मिला है हर एक की अलग अलग गार्ड फाइल बनेंगी। गार्ड फाइल में क्या लगेगा? वाउचर लगेगा। वाउचर के ऊपर पेड एंड कैंसिल की मोहर जरूर होनी चाहिए, रिकमेंडेड फॉर पेमेंट की मोहर जरूर होनी चाहिए और प्राचार्य के इनिशियल होनी चाहिए। आप देख लें। और ये वाउचर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑडिटर सबसे पहले वाउचर मांगता है कि फला वाउचर दिखाइए उस डेट का, और आप तुरंत गार्ड फाइल से निकाल देंगे ये कार्यालय व्यय का फला वाउचर है, इस डेट का है, इसका नंबर ये है। तो वाउचर इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग कहा जाता है। बिना वाउचर के ऑडिटिंग होती नहीं है। इसलिए वाउचर को आप मेंटेन करें। जो भी निदेशालय से ग्रांट आती है उनके आप अलग अलग गार्ड फाइल तैयार करें। अब बात जो दूसरा सोर्स है आपके पास वो है छात्र निधियों का। छात्र निधियाँ आपकी चाहे वो अब तो ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, अगर ऑफलाइन हो तो प्रवेश फार्म खाता भी होता है, परिषद खाता होता है, वाचनालय खाता है, परिचय पत्र खाता है, छात्र संघ का खाता होता है, क्रीड़ा खाता है, निर्धन छात्रवृत्ति खाता है, पत्रिका मैगजीन अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट विद्युत खाता है, विविध खाता है और परीक्षा शुल्क खाता है। कई खाते होते हैं। तो छोटे कॉलेज में 10-12 खाते और बड़े कॉलेज में 18-20 खाते हो सकते हैं। ये ध्यान रखें। अभी भी हमारे कई प्राचार्य कुछ कॉलेज के ऐसे हैं जो छात्रों की जो फीस आती है वो केवल एक खाते में जमा कर रहे हैं, केवल एक लेजर मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। आपको एक खाता बिल्कुल मेंटेन नहीं करना है। एक खाते में जरूर फीस आ जाएगी आपकी, उसके बाद बाइफरकेट करके आपको 18, 20, 25 खाते, जितने खाते हैं वो सब खोलने होंगे। और चाहे उसमें 1-2 एंट्री क्यों ना करनी हो, खाता लेजर में आप मेंटेन करेंगे। आपके जितने खाते उतने लेजर होने चाहिए। अब लेजर लिखने के लिए भी मैं कुछ आपको नियम बताऊं कि लेजर, जितने भी लेजर हैं आपके, उनके सबके मुख्य पृष्ठ पर, बाहर के पृष्ठ पर प्राचार्य का एक सर्टिफिकेट होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि इस लेजर में क्रमांक इतने से लेके इतने पृष्ठ हैं और सिग्नेचर होंगे। अगर नहीं है तो ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाएगा आपका जब भी ऑडिट होगा। इसके अलावा कई कॉलेजेस में मैंने ये देखा है कि उनकी प्रैक्टिस ये है कि लेजर में भी कैशबुक की तरह लेफ्ट साइड में तो इनकम आती है और राइट साइड में खर्चा आता है। अब चूंकि इनकम आपकी हो नहीं रही है, साल में केवल फीस से इनकम होती है, जो फीस से आई, जैसे क्रीड़ा खाता है, क्रीड़ा खाता में जो आप फीस ट्रांसफर करेंगे 2 लाख 4 लाख जो भी फीस होगी वो आपकी इनकम हो गई, आपने लेफ्ट साइड में दिखा दी। और राइट साइड में आप लगातार क्रीड़ा का काम कर रहे हैं तो खर्चा करते जा रहे हैं। तो डेट वाइज अलग अलग डेट वाइज बनेगी, मंथ वाइज नहीं बनती है, ध्यान रखें आप। डेट वाइज आपके लेजर में एंट्री होगी। मानो अगस्त 2020 की है तो उसकी एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप ध्यान दें इस बात को कि अधिकतर कॉलेज लेफ्ट साइड में एंट्री नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि कोई इनकम तो हुई नहीं है, लेफ्ट साइड छोड़ देते हैं और राइट साइड को पेमेंट में दिखाते हैं सब एंट्री को। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे माना आज 20 तारीख है, 20 अगस्त को माना आपने कोई क्रीड़ा का सामान मंगाया और 5000 पेमेंट किया मिस्टर एक्स को, तो आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 20 अगस्त 2020 ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, माना आपके 5 लाख का बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस। राइट साइड में 20 अगस्त 2020 किस किस वाउचर नंबर से आपने पेमेंट किया है और कितना पेमेंट किया है, और मिस्टर एक्स का नाम लिख लीजिए, उसको हमने फला चीज़ मंगाई थी, उसको पेमेंट किया। अब आपके पास बच गया है 4,95,000, 4,95,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब अगली डेट को जो ट्रांजैक्शन करेंगे आप, माना 4 दिन बाद करेंगे, तो फिर वो उस पर ओपनिंग 4,95,000 लिखेंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट में ओपनिंग आएगा और राइट साइड में खर्चे आएंगे, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अधिकतर कॉलेजेस की प्रैक्टिस यही है, केवल वो राइट साइड में कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में नहीं कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि शासन कई बार आपसे मांगता है कि छात्रवृत्ति में कितना पैसा है, कितना बचा हुआ है। अब आप फिर टटोल रहे हैं, पलट रहे हैं कितना है। अब आपको जब आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ले रहे हैं तो आप बताएंगे भाई ये इस डेट को ये बैलेंस है, पूछ लीजिए हमारा। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये हमारे काम करने की एक स्ट्रेटजी में आता है। अगर आप किसी नए महाविद्यालय में चार्ज देने जाते हैं, ट्रांसफ़र होता है आपका, तो उस समय भी आप, ये आपकी होशियारी है, चतुराई है कि जितने आपके लेजर हैं उन सबके बैलेंस भी नोट कर लें कि जिस दिन मैंने चार्ज दिया है हर खाते का बैलेंस ये था। चार्ज देने के दिन केवल कैशबुक का चार्ज दे दिया आपने, अपने का चार्ज हो गया, ऐसा नहीं। अगर आप थोड़ी चतुराई करें तो जितने खाते बने हुए हैं बड़े कॉलेजेस में खासकर, अदरवाइज हो सकता है आपके साथ कुछ धोखा हो जाए, क्योंकि जब कोई प्रिंसिपल छोड़ के जा चुका है अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे उस पर काम करना है। तो अगर 18-20 खाते हैं तो सबके जो बैलेंस है अपने पर्सनल डायरी में नोट कर लें, पर्सनल डायरी में कि इतने इतने खाते में, हर खाते में इतना बैलेंस आपका था जो आपने रिसीव करने के दिन लिया है। तो कहने का आशय कुल मिला के ये है कि लेजर बड़ी सावधानी से मेंटेन करें आप। अगर आपने लेजर सही मेंटेन कर लिए तो आपकी ट्रांसफ़र होने के बाद दूसरा प्रिंसिपल भी कहेगा भाई पहले से अच्छे मेंटेन हो रहे हैं, इसी ढंग से काम करो। बाबू नहीं है तो भी आप अपने हाथ से कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन करना है, इस काम को सही ढंग से करना पड़ेगा। लेजर सही मेंटेन होना चाहिए। दबाव होते हैं, परेशानियां होती हैं, लड़कों के हुड़दंग होती है, छात्रों का प्रेशर होता है, कई बातें होती है, लेकिन इसे कल पे मत छोड़िए। जो चीज़ आज हुई है वो तुरंत, जैसे हमारा किसी पार्टी को आप चेक काटते हैं, कोई क्लर्क आपके पास चेक बना के लाता है तो तुरंत आप उससे कहें कि लेजर में भी एंट्री करके मेरे सामने रखिए, लेजर में भी एंट्री करिए, चेक में भी सिग्नेचर करिए और वाउचर में भी पेड एंड कैंसिल की मोहर लगा के सिग्नेचर करवाइए। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं ऑफिस मैनेजमेंट की और फाइनेंशियल की प्रैक्टिसेस यही होती हैं। और ये मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निदेशालय से मिलने वाले धन के आप उसका जो व्यय है अलग अलग गार्ड फाइल बनाएंगे, ऐसे ही छात्र निधियों की भी अलग अलग गार्ड फाइल बनेंगी। क्रीड़ा कोष की अलग बनेगी, वाचनालय की अलग बनेगी, पुस्तकालय की अलग बनेगी, परीक्षा शुल्क की अलग बनेगी, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी भेजना पड़ता है परीक्षा शुल्क, उसकी गार्ड फाइल अलग बनेगी। हर एक की गार्ड फाइल अलग अलग बननी चाहिए। इसके अलावा अब मैं आता हूं स्टॉक रजिस्टर के बारे में। हाँ, एक बात आपको और बता दूं, कुछ महाविद्यालय से ये समस्या आती है कि साहब वो बैंक वाले अकाउंट नहीं खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि करंट अकाउंट खोलिए। करंट अकाउंट मत खोलिए, आप करंट अकाउंट बिल्कुल मत खोलिए। करंट अकाउंट बिजनेसमैन खोलते हैं जिन्हें उनमें से ओवरड्राफ्ट लेना होता है, लोन लेना होता है। आप कोई लोन लेने नहीं जा रहे हैं, आप सेविंग बैंक खोलने के लिए ही कहिए। अगर एक बैंक नहीं खोल रहा है दूसरे बैंक में खोलिए, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट खोलिए, उसमें ब्याज मिलता है। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, दो तरह की स्टॉक रजिस्टर होती हैं, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल में स्टेशनरी के आइटम जो रोजमर्रा के होते हैं खर्च करने वाले, उनकी एंट्री करेंगे आप। और जो नॉन कंज्यूमेबल हैं, जो लंबे समय के फर्नीचर मंगाया, कोई मशीन मंगाई, कोई एपरेटस मंगाया है, उन सब के लिए आप नॉन कंज्यूमेबल आइटम में आपकी एंट्री होगी। तो स्टॉक रजिस्टर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टॉक रजिस्टर में यही लिखना पड़ता है किस डेट को मंगाया, क्या आइटम मंगाया, किस रेट पे मंगाया और कितना मंगाया, उसका कितना आपने इश्यू कर दिया, अब कितना बैलेंस है और प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं। तो कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल के लिए अलग अलग स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखिए।
स्टॉक रजिस्टर से भी ये मालूम पड़ जाता है कि आपने क्या सामान मंगाया और क्या सामान नहीं मंगाया। अब सामान मंगा लिया लेकिन स्टॉक में एंट्री नहीं है, ये आप ध्यान रखें कि ट्रेजरी में कोई बिल पास करने से पहले आप एक मोहर लगाते हैं कि इसकी एंट्री हमने स्टॉक रजिस्टर में कर ली है। किताबें मंगाते हैं, आप किताबें मंगाने का पेमेंट करते हैं ट्रेजरी सिस्टम से, तो मोहर लगती है बिल के ऊपर कि स्टॉक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या इतने इतने में हमने, या एक्सेशन रजिस्टर की पृष्ठ संख्या इतने इतने में हमने पुस्तकों को चढ़ा दिया है। तो ध्यान रखें स्टॉक रजिस्टर महत्वपूर्ण पुस्तक है, और उस स्टॉक कोई किसी भी वाउचर को आप गार्ड फाइल में लगाने से पहले उसकी एंट्री या बात को भी स्टॉक रजिस्टर में एंट्री जरूर कर लें, कंज्यूमेबल की नॉन कंज्यूमेबल में और नॉन कंज्यूमेबल की नॉन कंज्यूमेबल। अब एक मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ आपके सामने। माना आपने अपने कॉलेज में किसी साल 20 ताले मंगवाया। अब ताले मंगवाया आपने और खुलता एक हाथ तोड़ना पड़ गया या खराब हो गया, तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल। लेकिन ये नहीं कि 20 ताले मंगाए, आपके प्रिंसिपल से कहें, कोई कर्मचारी कहे साहब ये खराब हो गए, इनको आप राइट ऑफ कर दीजिए। ताले राइट ऑफ नहीं होंगे, नॉन कंज्यूमेबल हैं, 8-10 साल चलने चाहिए। ऐसा ताला मंगाया क्यों आपने जो अगले साल खराब हो जाए या जंग लग जाए? एक आध तो हो सकता है लेकिन 20 तो नहीं होंगे ना। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि इस तरह से प्रिंसिपल्स पे कर्मचारी ये दबाव डालते हैं, शिक्षक दबाव डालते हैं कि फला फला आइटम राइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अब क्रीड़ा में आपने बैट मंगाया, बैट आपका खेलने पे प्रैक्टिस में टूटेगा तो राइट ऑफ होगा, कोई बात नहीं है। अगर आप 6000 का ही बैट मंगाते हैं, टूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अगर 6-6 के बैट टूटने लग जाएंगे तो आपका क्रीड़ा कोर्स खत्म हो जाएगा। लड़कों का दबाव रहता है, तो आपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करिए कि आपको क्या करना है इसमें। अब कोई गोला है, प्रक्षेपण है, शॉर्ट पुट है ना, ये तो आपका राइट ऑफ नहीं होगा ना, खराब नहीं होगा ना। तो इन चीज़ों की ओर ध्यान आप रखें। ठीक है, आप रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, कोई सामान खर्च कर रहे हैं, वो तो भाई कंज्यूमेबल है, वो तो खर्च करना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रशासन से ये कहा जाता है कि शिक्षा के उन्नयन के लिए ये काम कर लीजिए, एक गोष्ठी कर लीजिए, वो शिक्षा के उन्नयन के लिए काम कर लीजिए, कोई गोष्ठी कर लीजिए। अब आपके पैसा नहीं हो तो आप क्या करते हैं? तो आपके टीचर्स कहते हैं पैसा दीजिए भाई, तभी तो हम काम करेंगे। तो आप किसी फंड से, छात्र से एडवांस निकालते हैं। तो एडवांस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस निकालिए और एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करिए, उसका नाम होता है एडवांस रजिस्टर। एडवांस निकाला, किस डेट को निकाला, किस कर्मचारी या शिक्षक ने निकाला, कितना अमाउंट निकाला, और उसके बाद उसका समायोजन, उसका एडजस्टमेंट कब हुआ, और उसमें प्राचार्य के इनिशियल होते हैं। तो अग्रिम रजिस्टर भी बनाए जरूर आप, क्योंकि जो आपने पैसा निकाला है उसका कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना होगा। जो पैसा कहीं, माना आपने थोड़ी देर के लिए ये समझिए कि 1000 रुपये के डाक टिकट मंगाए। अब डाक टिकट के लिए तो आपके पैसा था नहीं, बजट माना डायरेक्टेड से नहीं आया कार्यालय व्यय के रूप में, तो आपने 1000 रुपया किसी छात्र निधि से एडवांस निकाल लिया कर्मचारी ने। अब जब बजट आ गया, कार्यालय बिल में से आप ट्रेजरी में आपने 1000 रुपये डाक टिकट का प्रस्तुत किया बिल और पास हो गया है, पैसा निकल गया है, तो उसको फिर एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी कि 1000 रुपया एडजस्टमेंट किया गया। मोस्टली ट्रेजरी वाले 2000 रुपये से कम पे तो पेड बाई बी कर देते हैं, 2000 से ऊपर पेड बाई बी के बिल नहीं बनते हैं। तो ये ध्यान रखें कि अगर अग्रिम ले रहे हैं तो अग्रिम का समायोजन भी हो जाना चाहिए। अगर अग्रिम का समायोजन नहीं होगा तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, और ट्रांसफ़र होने में आपसे कहा सकता है कि भाई कोई टीचर से आपने नोटिस दे दिया और मालूम पड़ा उसके बाद तो 1 लाख रुपये का अग्रिम था फला फला काम के लिए, उसने कोई वाउचर दिया ही नहीं। ऐसा झगड़ा बहुत होता है, चला गया और एडवांस का पैसा वो एडजस्ट नहीं कर दिया। तो एडवांस दिया है, उसने खर्च कर दिया है, बिल वाउचर जमा कर दिए, समायोजन हो गया, एडवांस तो लेगा ही लेगा। कोई टीम जानी है, अब टीम जानी है यहाँ से मद्रास जानी है टीम, समझ लीजिए कोई इंटर यूनिवर्सिटी टीम जानी है, आपने 2-1 लाख रुपया किसी टीचर को एडवांस दिया है, तो उस टीचर का फर्ज ये है कि 2 लाख रुपये के वाउचर आपको देगा ना लौटने के बाद। तो फिलहाल उसके नाम पे एडवांस करिए आप, और जब 2 लाख रुपये का समायोजन कर देगा तो उसका समायोजन पूरा हो जाएगा। तो समायोजन भी करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज इसके नाम पे चढ़ा रहेगा, ये ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी होता है एडवांस के संबंध में, क्योंकि हमको छोटे छोटे कामों के लिए एडवांस भी लेने पड़ते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि छात्र निधि में कोई कोर्स या कोई फंड या कोई खाते में जो रुपया जमा है वो उसी के लिए यूज किया जाएगा, अन्य के लिए नहीं।
जैसे हमारा थोड़ी देर के लिए आपने कोई फॉर्म छपवाने हैं, CR फॉर्म छपवाने हैं आपने, अब CR फॉर्म छपवाने हैं, आप विविध खाते से निकाल लीजिए पैसा, या सरकारी पैसा आ रहा है स्टेशनरी उससे निकालवा लीजिए। लेकिन अब आप ये कहें कि भाई हम इसके लिए हम इसको कौशल मनी से निकाल लेंगे, कौशल मनी से नहीं निकाल सकते आप। क्रीड़ा के कार्यों के लिए क्रीड़ा से ही निकालेंगे आप, भवन के लिए, कोई निर्माण के लिए, पुताई रंगाई के लिए जो आपके पास बिल्डिंग या ये महाविद्यालय प्रांगण विकास का जो पैसा है उससे ही खर्च करेंगे आप। आपको कोई सेमिनार वगैरह करवाने हैं, कोई विभागीय फंक्शन करवाने हैं, डिपार्टमेंटल प्रोग्राम कराने हैं, तो विभागीय खातों से, परिषद खातों से निकालिए आप। तो ये अक्सर देखा जाता है कि आप गलत खाते से पेमेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे मिलता जुलता खाता हो जिससे आप खर्च कर सकें, इसे आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि कोई भी क्रय करना हो आपको, कर्मचारी आपके पास आ रहा कि साहब 50 फाइल मंगवानी है, इतने रिम कागज मंगवाना है, इतनी कलम पेंसिल ये सब मंगवानी है, तो उसके लिए पहले आप क्रय आदेश करेंगे, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर प्रिंसिपल सिग्नेचर करेगा तब जाके सामान खरीदें। प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि बाबू लोग ले आते हैं, 2-4 दिन बाद क्रय आदेश बनाते हैं, तो बेहतर ये होगा कि पहले क्रय आदेश बन जाए। चाहे आपने कोई आइटम मंगवाना हो, चाहे गेम्स का सामान खरीदना हो, चाहे कुछ भी खरीदना हो, संबंधित फर्म को आप एक परचेज ऑर्डर देंगे, क्रय आदेश देंगे। इसका फायदा ये होता है, माना अचानक किसी प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया और उसने 2-4 लाख का सामान मंगा लिया, कहीं कोई क्रय आदेश था ही नहीं, वो ट्रांसफर होकर चला गया। अब नए प्रिंसिपल से पार्टियां कह रही भाई हमारा पेमेंट करना है। आप ऑफिस से पूछेंगे भाई जी कौन सा पेमेंट था, उनका सब फला पेमेंट था, उनका ऑर्डर है परचेज, प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया था, उनका सब ऑर्डर तो कोई नहीं है। अब ऑर्डर नहीं है तो आप पेमेंट कैसे करोगे? कोई माल मंगाने से पहले प्रिंसिपल क्योंकि DDO है, उसका परचेज ऑर्डर, उसकी कंसेंट जरूरी है, तो क्रय आदेश जरूर दें आप, ये ध्यान रखें। और किसी भी सामान को खरीदने के लिए उत्तराखंड में अधिप्राप्ति नियमावली, प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, अधिप्राप्ति नियमावली 2017, उसका अनुपालन करें आप। 2017 का अनुपालन, बहुत सी बातें हैं उसमें। शॉर्ट में आप ये समझ लें कि 25,000 से कम तो आप बिना किसी कोटेशन के भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा 25,000 से कम में भी आप कोटेशन बना लें तो आप बच जाएंगे। कॉलेज लेवल पे एक परचेजिंग कमेटी बनाइए टीचर्स की, कर्मचारियों को मिला लीजिए, अकाउंटेंट अकाउंट क्लर्क कोई हो तो उसमें, और आप 25,000 से कम में विदाउट कोटेशन कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप कोटेशन कर लें तो अच्छी बात है। 2-4 हज़ार के लिए कोटेशन की आवश्यकता नहीं है, और 25,000 से लेकर 2.5 लाख तक आपको कोटेशन जरूर बनाने हैं। और कोटेशन में कम से कम 3 सिग्नेचर होंगे। और कई जिलों में मैंने ये देखा कि वहाँ सब ट्रेजरी अफसर या ट्रेजरी अफसर भी उसके मेंबर हैं, वो सिग्नेचर करते हैं कोटेशन के ऊपर। और सरकार भी कहती है कि ट्रेजरी वाला या अकाउंट की सेवा वाले के व्यक्ति के सिग्नेचर होने चाहिए इसमें परचेजिंग कमेटी में, खासकर 2.5 ये कोटेशन वाले में, कोटेशन 25,000 से 2.5 लाख तक के कोटेशन में। और 2.5 लाख से ऊपर के काम, कोई निर्माण का ये काम है, परचेजिंग काम है, रूसा परचेज वगैरह है, तो इसके लिए तो टेंडर होता ही होता है, आप जानते ही हैं। आजकल कई और सिस्टम भी हैं, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर टेंडर का नियम है, ये आप इसको समझ लें, इनका पालन करें। हमारे वहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए रूसा से या राज्य सेक्टर का पैसा गवर्नमेंट देती है, स्टेट सेक्टर का। तो यदि प्रिंसिपल पेमेंट कर रहा है ठेकेदार को, अगर प्रिंसिपल ठेकेदार को पेमेंट कर रहा है तो 2% इनकम टैक्स काटना अनिवार्य है, ध्यान रखें। नोटिस आ जाएगा नहीं तो आपके पास 2% आप टैक्स काट लें। माना अगस्त में कोई कार्यक्रम आपने किया, पेमेंट किया है 10 लाख रुपए का, 10 लाख का 2% आप टैक्स काट के उसको 2% टैक्स काट के उसको पेमेंट करें ठेकेदार को। और चूँकि आपने अगस्त में पेमेंट किया है, जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर है, आप जैसे अपने सैलरी का क्वार्टर फाइल करते हैं, वैसे ही ठेकेदार को पेमेंट करने वाला भी क्वार्टर फाइल में आपको डालना पड़ेगा, इनकम टैक्स में CA के वहाँ या वकील के वहाँ। और इसके लिए आपको उस ठेकेदार को 16A फॉर्म भी देना पड़ेगा कि आपका हमने 10 लाख पे 2% 2,000 रुपये टैक्स काटा था, TDS। तो TDS भी काटेंगे और फॉर्म 16 भी आपको इश्यू करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखें, इसमें कोताही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें DDO फंसता है अगर वो इनकम टैक्स का पैसा 2% कंस्ट्रक्शन का जमा नहीं कर रहा है।
इसके अलावा एक बहुत छोटी सी बात है जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हर कॉलेज में डाक रजिस्टर बना होता है, डाक प्रेषण रजिस्टर, मेल डिलीवरी रजिस्टर। अब चूंकि कई बात हमारी आजकल सब ऑनलाइन हो रही है, मेल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन कई लेटर हम आज भी रजिस्ट्री से या डाक टिकट लगा के भेजते हैं। तो डाक प्रेषण रजिस्टर में अगर आपने 1000 रुपये के डाक टिकट खरीदे हैं तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी कि आपने कितने के डाक टिकट खरीदे, और प्रतिदिन आपने जो डाक में खर्च किया है उसका बैलेंस कम करते जाएंगे, उसके लेखा भी होना चाहिए, ये ऑडिटर देखता है। और डाक प्रेषण रजिस्टर सावधानी से बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस डेट को आपने किसी फर्म को ऑर्डर किया उसका कोटेशन बाद की डेट का होगा, और उसके बाद सब काम होंगे तो ऑडिटर ये मैच करेगा कि आपने डाक से जो कोटेशन के लिए इनवाइट किए थे उसकी डेट क्या थी क्या नहीं थी, ये सब चीज़ें उससे मैच करनी चाहिए। ऑडिट में पकड़ा जाता है आदमी, इससे जिसे हम बहुत आसान समझते हैं। डाक प्रेषण रजिस्टर भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें सभी एंट्री हों, कितने रुपए के डाक टिकट थे, कितने खरीदे गए और उसके कितने बचे हुए हैं। ऑफलाइन मोड से अगर कहीं एडमिशन हो रहे हैं किसी कॉलेज में और आप बच्चों से फिर शुल्क ले रहे हैं तो आप शुल्क रसीद देते हैं उसको, फी रसीद। फी रसीद के बारे में आप ध्यान रखें, 100 की एक बुक होती है फी रसीद की। फी रसीद की बुक के कवर पेज में भी सिग्नेचर होते हैं प्राचार्य के, कि प्रमाणित किया जाता है कि इस रसीद में 1 से लेकर 100 तक के वह है, उसके ऊपर भी आपके सर्टिफिकेट लगेंगे। तो फी रसीद बुक को भी आपको सही ढंग से मेंटेन करें, और बेहतर हो कि इसके लिए भी एक स्टॉक रजिस्टर बनता है कि कितनी रसीदें छपवाई और कितनी आपकी बची हुई रसीदें हैं। तो फी रसीद को भी आप ध्यान रखें, भी बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूं आपके जीपीएफ के बारे में। अक्टूबर 2005 से पहले जितने कर्मचारी या शिक्षक अपॉइंट हुए हैं वो जीपीएफ नियमावली से आच्छादित हैं। 2005 के बाद एनपीएस से हैं। तो हमारे वहाँ 4th क्लास एम्प्लॉय के आप सब लोग मालिक होते हैं, ध्यान रखें। 4th क्लास का रिटायरमेंट हो रहा है, कोई रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं, या फोर्थ क्लास को पेमेंट करना है, एडवांस जीपीएफ एडवांस पेमेंट करना है, ये सब प्राचार्य कर सकते हैं। लेकिन क्लास 3 और क्लास 3 और क्लास 1 और 2 के लिए हमें कोई एडवांस की एप्लीकेशंस कहाँ से भेजनी होती हैं? डायरेक्टरेट में भेजनी पड़ती हैं। उसके लिए प्रपत्र 4 बनाना पड़ता है, इसके खाते में कितना रुपया जमा था, इस साल कितना अभी तक जमा हो गया है, कितना एडवांस मांग रहा है, अब कितना बैलेंस है। तो प्रिंसिपल रिकमेंड करेगा, फिर डायरेक्टर के वहाँ जाएगा, वहाँ से परमिशन आएगी तो आप ट्रेजरी से उसको एडवांस के लिए प्रक्रिया पूरी करेंगे। लेकिन क्लास 4 के लिए आप ही ऑथोरिटी होते हैं सैंक्शन करने के लिए। तो बात आ रही थी जीपीएफ की। तो जीपीएफ का हर कॉलेज में टीचर्स और कर्मचारियों के लिए लेजर मेंटेन करना पड़ता है, इसे कहते हैं जीपीएफ लेजर। मार्केट में मिलता है, अगर आपका नहीं है तो लेजर मेंटेन करें आप। इसमें हर साल का रजिस्टर अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही रजिस्टर में आप साल का नाम लिख लीजिए, 2019-20 या 20-21 चलेगा, और हर टीचर के लिए एक एक पेज कर दीजिए। उसमें हर टीचर के लिए एक एक पेज, हर कर्मचारी के लिए एक एक पेज। उसमें होता कुछ नहीं है, भुगतान का माह कौन सा है, मंथ कौन सा है, और उसके अलावा उसका वाउचर नंबर क्या है, जिस दिन सैलरी पेमेंट हुई, कौन सी डेट को हुई, और कितना आपका सब्सक्रिप्शन है। माना मिस्टर रमेश प्रसाद हैं कोई टीचर, उनका 25,000 महीने का डिडक्शन होता है, तो 25,000 लिख लीजिए। और टोटल कॉलेज के बिल का अमाउंट क्या था, जीपीएफ शेड्यूल का अमाउंट क्या था, ये आपका लेजर में, जीपीएफ लेजर में लिखना पड़ता है। और आगे जा करके उसी के पेज में, जैसे माना 25,000 रुपये वो जमा कर रहा है, तो उसका प्रोग्रेसिव टोटल भी करना पड़ता है ब्याज निकालने के लिए। माना अप्रैल में 25,000 है और मई में 25,000 है, 50,000 हो गया, और जून में फिर 25,000 हो गया, तो 75,000 हो गया। तो लास्ट में इसका प्रोग्रेसिव के हिसाब से इसका इंटरेस्ट निकाला जाता है। जैसे प्रेजेंटली 7.1 ब्याज का रेट है जीपीएफ में। तो जीपीएफ के खाते में, जीपीएफ की पासबुक मेंटेन करने से पहले ये अनिवार्य है कि आप जीपीएफ का लेजर मेंटेन करें, हर कर्मचारी का और हर टीचर का। बहुत कठिन काम बिल्कुल नहीं है, बहुत सरल काम है। जिस दिन आपकी सैलरी आती है, सैलरी पास हो गई, आ गई, उसी दिन उस महीने की एंट्री हर कर्मचारी की नोट कर लीजिए उस पर।
हर महीने की एक एंट्री होगी और एक साथ नोट कर लीजिए जीपीएफ लेजर में। क्लास 4 को भी आप उसमें नोट कर सकते हैं, लेकिन क्लास 4 के लिए नियम यह है कि उसके लिए ब्रॉड सीट बनाई जाए। अब ब्रॉड सीट भी कुछ नहीं होती, खाली सीट में होता है, और सीट में जो है वो भी लेजर का ही रूपांतरण है, कोई ज़्यादा अंतर उसके भीतर नहीं होता है। तो ध्यान रखें, पहले आप लेजर में एंट्री करें, जीपीएफ लेजर में, उसके बाद उसकी कॉपी करें आप जीपीएफ के पासबुक्स में। और जीपीएफ पासबुक में हो चाहे कैश बुक में हो चाहे कहीं भी हो, व्हाइटनर का यूज बिल्कुल न करें आप। कटिंग है, कटिंग के ऊपर सिग्नेचर कर दें, है ना, कटिंग अटेस्टेड सीए लिख के अपने सिग्नेचर करें। व्हाइटनर का प्रयोग अकाउंटिंग के कामों में गलत माना जाता है, ऑब्जेक्शनल माना जाता है। तो चाहे कैशबुक में करना हो, चाहे 11C में करना हो, चाहे जीपीएफ लेजर में करना हो, पासबुक में करना हो, आप काट के सिग्नेचर कर लीजिए, लेकिन उसमें व्हाइटनर का यूज मत करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर जो कर्मचारी अधिकारी 2005 से पहले अपॉइंट हुए थे, उनका जीपीएफ लेजर मेंटेन होना ही चाहिए। अब रही 2005 के बाद वालों की बात। 2005 के बाद वाले एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित होते हैं। आप चाहें तो ऐसे टीचर्स के या कर्मचारियों का लेजर तो बना लें, लेजर मेंटेन कर लें, पासबुक मेंटेन नहीं, पासबुक मेंटेन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्याज आपको नहीं लगाना उसमें, क्योंकि ना तो उसका एडवांस लेना है आपसे, ना उसका ब्याज चढ़ाना है, क्योंकि उनके पास एनएसडीएल की ओर से पासवर्ड भी होता है और उनका आईडी भी होती है। वो देख सकते हैं उनका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप तो केवल ये एंट्री कर दोगे कि मार्च में उसका इतना रुपया इसमें कटा हुआ है, जो कर्मचारी का अंशदान है, सरकार का अंशदान नहीं, कर्मचारी का अंशदान जो है कर्मचारी की ओर से दिया गया है, उसकी एंट्री उसके पासबुक में या लेजर में कर दें। अदरवाइज एनपीएस में नए एनपीएस के लिए आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं उनके लेजर तो बिल्कुल मेंटेन होने ही चाहिए। नए के लिए एनएसडीएल जिम्मेदार है और उनका पासवर्ड और सब वो उनको कर्मचारियों को मिला हुआ रहता है। और पासबुक में एक बात ध्यान रखें कि पासबुक में नियम ये है कि आप वर्ष में कम से कम एक बार सब्सक्राइबर से, टीचर से या कर्मचारी के सिग्नेचर भी करवाएं कि मैंने अपने इसमें पासबुक को देख लिया है। तो पासबुक में कर्मचारी के सिग्नेचर भी होने चाहिए और आपके कार्यालय अध्यक्ष या प्राचार्य के सिग्नेचर भी होंगे। और संक्षेप में लेजर या पासबुक में अंकन शुद्ध होना चाहिए। लेखांकन या अंकन क्या है, शुद्ध होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अब मैं आता हूँ वेतन रजिस्टर में। अधिकतर कॉलेजेस ने एक बहुत बैड प्रैक्टिस अपना ली है कि वो लोग अपने वहाँ सैलरी रजिस्टर तैयार नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, सैलरी रजिस्टर बनाना जरूरी है वेतन पंजी का। चाहे आपकी वहाँ 6 टीचर और 4 कर्मचारी हों, चाहे आपके वहाँ 70 टीचर और 40 कर्मचारी हों, 150 का स्टाफ हो या 200 का स्टाफ, इससे कोई मतलब नहीं। आपको सैलरी रजिस्टर तैयार करना है। कई कॉलेजेस क्या कर रहे हैं कि ट्रेजरी की जो सीट्स हैं वो चिपका दे रहे हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं, उसमें 2 गलतियाँ कर रहे हैं आप। ट्रेजरी की सीट चिपकाने से जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोनर की उसकी लाइफ जो है राइस पेपर की बहुत लंबी नहीं होती है और 7-8 साल में ख़त्म हो जाएगी वो। कल को आपको सूचना अधिकार में कोई टीचर ये पूछता है कि 1985-86 में मैंने उत्तरकाशी में नौकरी करी या मैंने गुप्तकाशी में नौकरी करी, मेरा डिटेल दीजिए आप, कितने साल का, आरटीआई पूछता है, तो आप 85-86 का कैसे रिकॉर्ड देंगे अगर आपके ट्रेजरी के कागज चिपके हुए हैं उसके भीतर। तो आप हर महीने अपने क्लर्क से कहिए कि वेतन रजिस्टर बने, ये बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा कॉलेज है तो टीचर्स का अलग बना लीजिए, नॉन टीचिंग का अलग बना लीजिए, और छोटा कॉलेज है तो एक ही में कर लीजिए आप, नॉन टीचिंग टीचिंग के लिए। हाँ, उपनल वालों के लिए या आप संविदा वालों के लिए उनका अलग रजिस्टर बना सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर उनके भी होंगे, पेमेंट क्या क्या किया आपने, किसको कब किया करके। अब ऑनलाइन पेमेंट हो गया, उसके खाते में चला गया, आपने कान बंद कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं, कान बंद नहीं करने हैं, उसकी एंट्री होनी है। मार्च जुलाई 2020, अगस्त 2020 कितने कर्मचारी, उनका मूल वेतन क्या था, ग्रेड पे क्या था, किस स्केल में है, हाउस रेंट क्या मिला, हेलेन अलाउंस क्या मिला, टोटल क्या है, डिडक्शंस क्या है, नेट पेमेंट क्या है, और उसके आगे 1 रुपये का रेवेन्यू टिकट लगेगा। दूसरी गलती मैंने इसलिए कही आपसे, अगर आप रेवेन्यू टिकट नहीं लगवा रहे हैं तो स्टैंप एक्ट में सरकार की हानि हो रही है, सरकार को लॉस हो रहा है और ऑडिट ऑब्जेक्शन भी है, तो उसमें रेवेन्यू टिकट भी होना चाहिए। ये आप ध्यान रखें, अगर नहीं बन रही हैं तो बनाइए। अच्छी प्रैक्टिस इसे कहते हैं हम ऑफिस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं।
तो सैलरी रजिस्टर तैयार करिए, ये बहुत ज़रूरी है, और जो नहीं कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। और सैलरी रजिस्टर के साथ ही जुड़ी हुई एक बात बता दूं मैं, कई कॉलेज में प्राचार्य लोग आंख बंद कर ले रहे हैं और अटेंडेंस जो रजिस्टर है वो बनाते ही नहीं है, वो सीट्स में कागजों में अटेंडेंस लेते हैं। वेरी बैड प्रैक्टिस। 10, 12, 15, 20 लोग हैं, अलग अलग सीट में साइन कर रहे हैं रोज, और सीट प्राचार्य के ड्रॉवर से निकाल रहे हैं, डेली साइन हो रहे हैं। बैड प्रैक्टिस, गलत चीज़। वो लोग करते हैं इस प्रैक्टिस को जो लोग फ्रेंच मारना चाहते हैं, भागना चाहते हैं और बिना सीएल चढ़े हुए जाना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस को इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं, रजिस्टर बनना ही चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर ही बनना चाहिए। और कई कॉलेज अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बना रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कभी भी इसमें जांच हो सकती है कि आप में कितने कर्मचारी हैं, क्या है उनकी हर महीने की अटेंडेंस। भाई प्रमाण तो वही है। अगर माना आजकल के कोविड-19 के दिनों में आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं कर रहे हैं तो मैनुअल तो कर रहे हैं ना, तो मैनुअल कहाँ कागज में होगी, तो कागज तो कोई भी फाड़ के फेंक देगा। रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करिए, ये बात ध्यान रखिए। तो खैर ये बात तो हटके थी, फाइनेंस के संबंध में नहीं थी, लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया कि फाइनेंस के लिए ज़रूरी है कि आप सैलरी रजिस्टर हर कर्मचारी और अधिकारियों का मेंटेन जरूर करें। कभी भी पूछा सकता है और 25 साल 30 साल बाद भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत छोटी छोटी ग्रांट्स आती हैं, टीए ग्रांट आती है या ट्रांसफ़र टीए ग्रांट आती है। तो टीए ग्रांट आई, माना 10,000 आई या 20,000 आई, ट्रांसफर टीए 2-4 टीचर आए, 1-8 लाख रुपया आ गया, आपने ट्रांसफर टीए का बिल बनाया, ट्रेजरी पेमेंट किया, संबंधित टीचर को पेमेंट हो गया। तो टीए हो चाहे ट्रांसफर टीए हो, इसको पेमेंट करने के लिए अलग रजिस्टर बनाया जाता है, अलग सेपरेट रजिस्टर बनाइए। एक चाहे एक ऑर्डिनरी रजिस्टर बना लीजिए, लेकिन बनाइए जरूर, उसका नाम होता है टीए/ट्रांसफर टीए रजिस्टर, टीए/ट्रांसफर टीए रजिस्टर। उसमें आप बना लीजिए सीरियल नंबर, किस कर्मचारी को आपने टीए दिया, कितने रुपए का बिल पास हुआ, वाउचर नंबर क्या था, और उसके सिग्नेचर करा लीजिए। और अगर वो 5,000 रुपये से अधिक है तो उसमें भी स्टैंप लगेगा, 5,000 रुपये से अधिक है तो उसमें भी स्टैंप लगेगा। ये ध्यान रखें आप, ट्रांसफर टीए और टीए का रजिस्टर बनाना भी अनिवार्य है प्रत्येक संस्था में। अब अगली बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, मैंने वैसे शॉर्ट में बता दिया था कि कोई भी एडवांस हो, जीपीएफ एडवांस हो, चाहे वैसे अब तो मिलता ही नहीं, पहले से व्हीकल एडवांस ही मिलता था और कोई भी बिल्डिंग एडवांस भी मिलता था, अब नहीं मिलता है। तो जो भी एडवांस हैं उन एडवांस के लिए आप अलग पंजिका बनाएं, जीपीएफ एडवांस रजिस्टर। किस कर्मचारी ने कितने रुपए का एडवांस लिया, एडवांस स्थायी था कि अस्थायी था, कितनी किस्तों में कटना है, इन सब के लिए एडवांस रजिस्टर भी बनाया जाता है। तो ध्यान रखें, जीपीएफ एडवांस रजिस्टर आप जरूर मेंटेन करें, क्योंकि कल को आपको, क्योंकि सैलरी रजिस्टर तो आएगा नहीं, वो सैलरी रजिस्टर में नहीं है, उसकी एंट्री नहीं होती। 3 लाख रुपया किसी कर्मचारी ने एडवांस लिया है, रिफंडेबल एडवांस है, तो उसके लिए एडवांस पंजिका अलग बनेगी। जिन्होंने लिया है एडवांस पंजिका बनाइए, चाहे वो स्थायी प्रकृति का एडवांस हो चाहे अस्थायी प्रकृति का एडवांस हो, तो उनके लिए एडवांस रजिस्टर बनाना जाना आवश्यक होता है। अब अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ आपके सामने। यद्यपि IFMS सिस्टम से मैंने आपको बताया था कि एक बजट रजिस्टर आपका निकल जाता है, प्रिंट निकाल लेंगे आप उसका, कि हर मद में कितना आपको कार्यालय व्यय में क्या मिला, अनुरक्षण में क्या मिला, वेतन में कितना मिला, आपका पैसा आहरित हो चुका है, ये सब बातें बजट रजिस्टर में आ जाती हैं IFMS में। लेकिन फिर भी आप बजट रजिस्टर बनाइए। माना आपको 7-8 आइटम में निदेशालय से कोई पैसा मिल रहा है, तो हर एक का अलग अलग पेज बना लीजिए कि वर्ष 2020 में और 21 में आपको किस किस आइटम में क्या क्या मिला और उसको कब उसका खर्चा हुआ, कितना मिला। माना 20,000 मिला, 4,000 रुपये निकाल चुके, अब बचा 16,000, फिर 16,000 में से फिर कितना खर्च कर लिया और कितना बचा, किस डेट को निकाला, किस वाउचर नंबर से निकाला, ये बजट रजिस्टर में होना चाहिए, ताकि फरवरी में आपका पूरा बजट खत्म हो जाए या उसमें जो बचा हुआ है उसे आप सरेंडर कर दें। इसके लिए बजट रजिस्टर बनाना भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अब अगली बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान दें। मैंने आपको बताया था कि आप पर्सनल डायरी नोट करें, लेकिन पर्सनल डायरी के अलावा एक बात ये भी होती है कि आपसे बार बार पूछा जाता है कि आपकी भूमि भवन की स्थिति क्या है। आपको कोई बिल्डिंग बनानी तो कहाँ बनानी है, क्या बनानी है, प्रस्ताव बनाना है, तो ऑडिटर ये मांगता है क्या आपने भूमि भवन का रजिस्टर बनाया है या नहीं बनाया है।
एक छोटा सा रजिस्टर बना लीजिए आप। महाविद्यालय के पास इतनी भूमि है, ये इतने भवन हैं, इतने कक्ष हैं, इतने टॉयलेट हैं, ये पुस्तकालय है, ये वाचनालय है, इसका साइज ये है। जो आप स्टाफ स्टेटमेंट में भरते हैं वही बात आप बिल्डिंग रजिस्टर, लैंड एंड बिल्डिंग रजिस्टर भी सेपरेट बनना चाहिए। उसको बना लीजिए, उसमें अपने डेट वाइज जब भी आपने कोई काम किए हैं उसकी एंट्री कर लीजिए। माना 2 लाख रुपये का कक्ष बना, उसकी एंट्री कर लीजिए। एक कक्ष बनाया गया फला फला योजना के अंतर्गत, विधायक निधि से बनाया गया या किसी राज्य निधि से बनाया गया या दूसरा से बनाया गया, तो भवन और भूमि का भी रजिस्टर बनता है। अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें भी सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। कई टीचर्स लोग और कर्मचारी प्राचार्य पे ये दबाव डालते हैं कि भाई ये स्टॉक जो है पुराना हो गया है, इतनी फर्नीचर सड़ गया है, इतना टूट गया है, इसमें जंग लग गई है, इसमें दीमक लग गई है, इसको साफ राइट ऑफ कर दीजिए। तो राइट ऑफ करने का नियम यह है कि इसके लिए आप एक अलग रजिस्टर बनाइए, उसका नाम होता है डेड स्टॉक रजिस्टर। डेड स्टॉक रजिस्टर, फिर नोट कर लीजिए, मृत स्कंध पंजिका, डेड स्टॉक रजिस्टर। डेड स्टॉक रजिस्टर, मृत स्कंध पंजिका। माना आपके बड़ा महाविद्यालय है, 200 कुर्सियां टूटी पड़ी हुई हैं, आप लिख दीजिए 200 कुर्सियां इस साल खरीदी गई थी और ये अनुपयुक्त हैं, टूट गई हैं, किसी उपयोग में नहीं है, लेकिन उसकी एंट्री करेंगे आप डेड स्टॉक रजिस्टर में। और तब जाके प्राचार्य केवल 10% अमाउंट तक उसको कर सकता है राइट ऑफ, तब प्राचार्य उसके आगे करेगा उसको राइट ऑफ। उसके लिए कमेटी बना ले चाहे प्राचार्य और लिखते हैं भाई कि इस कमेटी की संस्तुति पर इसको हमने राइट ऑफ किया है। और राइट ऑफ के लिए भी आप ध्यान रखें कि बहुत पहले जो सामान खरीदा गया होता है उसी को राइट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि ऑडिट वाले कहते हैं कि राइट ऑफ तो कर दिया लेकिन सामान है कहाँ आपका। तो मरा हुआ सामान, खत्म हुआ सामान भी आपके पास कहीं बंद होना चाहिए। दीमक लगी हुई पुस्तकें जो हैं वो भी आपकी कोई अलमारी बंद होनी चाहिए, ये खत्म हो गई है, दीमक लग गई है, डेड स्टॉक में शामिल है, लेकिन है। अब आप कहेंगे वो दीमक तो और फैला देगा, तो फिर आप उसका ऑप्शन कर सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं। उसके बाद राइट ऑफ करने के बाद नीलामी प्रक्रिया कर सकते हैं, नीलाम कर दीजिए और उसका जो पैसा जमा हो वसूल हुआ है उसे राजकोष में जमा कर दीजिए, ट्रेजरी चालान लगा दीजिए उसका। लेकिन आप डेड स्टॉक रजिस्टर बनाएंगे, ध्यान रखें। कई लोग क्या करते हैं कि स्टॉक रजिस्टर पे प्राचार्य से लिखवा लेते हैं कि इतनी चीज, इतने आइटम ये वो किए गए, क्या आप लिखित किए गए, राइट ऑफ किए गए, नहीं। आप अलग सेपरेट रजिस्टर बनाइए उसका, कौन कौन आइटम आपने डेड आपका हो गया था और उसको आपने राइट ऑफ कर दिया है। अब मैं अगले आइटम में जाने जा रहा हूँ। आपको एक महत्वपूर्ण बात है सेवा पंजिका या सर्विस बुक के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं, पुराने लोग हैं आप लोग, 2005 से पहले के प्रिंसिपल लोग हैं सभी लोग। उसके बाद तो फिलहाल कोई नहीं बना, 2005 के बाद वाला या 1997-98 तक वाले बने हुए हैं लोग। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि जब आप सेवा में आते हैं तो आपका एक सर्विस बुक बनती है। नए कमीशन के कई टीचर्स आपके वहाँ कॉलेज में ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसमें फ्रंट पेज में सबसे पहले कर्मचारी या शिक्षक का नाम, पता, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, गृह जनपद और प्राचार्य के हस्ताक्षर होते हैं नीचे से। अगले पृष्ठ में कर्मचारी या शिक्षक के 10 अंगुलियों के निशान, और निशान को भी प्राचार्य क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ये होता है। उसके बाद वाले पेज में लेफ्ट साइड में किस आदेश से आपकी नियुक्ति हुई है उसका विवरण करते हैं। दिनांक, शासन के आदेश दिनांक इतने 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 के अनुसार इसने कार्यभार ग्रहण किया, उसकी एंट्री करने प्रिंसिपल अपने सिग्नेचर करते हैं। यदि ट्रांसफर हो रहा है तो राइट पेज में फिर आप दूसरी एंट्री कर दें, शासन के पत्रांक इतने इतने के अनुसार इस महाविद्यालय से उसमें महाविद्यालय के लिए इसका कार्यभार, इसको कार्यमुक्त किया गया। तो लेफ्ट साइड में आप कार्यभार ग्रहण के बारे में उसके ट्रांसफर के बारे में कर दें, और लेफ्ट साइड वाले पेज में ही, आगे के पेज में भी लेफ्ट में ही काम करें, उसके वेतन की का भी आप विवरण करें, किस वेतन में, किस स्लैब में या किस पे स्केल में उसका अपॉइंटमेंट हुआ, और हर साल उसको जो इंक्रीमेंट देते हैं उसकी एंट्री भी होनी चाहिए। माना किसी कर्मचारी को 1 जुलाई को जो इंक्रीमेंट मिला हुआ है, किसी शिक्षक को, और उसकी बेसिक सैलरी थी 45,000, अब हो गई है 46,000, तो पहले 45,000 अब 46,000, अब फिर उसके बाद माना 48,000 हो जाती है अगले साल, तो उसको लिखेंगे किस डेट को इसको इसका इंक्रीमेंट मिला, अर्थात इंक्रीमेंट की डेट भी सर्विस बुक में आती है और उसकी अप टू डेट एंट्री होनी चाहिए हर साल की।
और राइट साइड के पेज में हर साल आप किसी कर्मचारी या अधिकारी की सेवाओं का सत्यापन करते हैं। वर्ष 2019-20 सेवा सत्यापित प्राचार्य के सिग्नेचर, 18-19 सेवा सत्यापित प्राचार्य के हस्ताक्षर। मैंने कुछ कॉलेज में देखा है 4-4, 5-5 साल से प्रिंसिपल हैं और सेवा पुस्तिकाएँ बनी ही नहीं हैं। बनी हैं तो उसमें अंगूठों के निशानों का कहीं कोई सत्यापन हुआ ही नहीं है, उसमें कोई वेरिफिकेशन किया ही नहीं है, सेवा सत्यापित प्रिंसिपल ने की नहीं है, तो ये लापरवाही है। सेवा पुस्तिका हम लोगों की एक जीवन की शक्ति होती है, जीवनी होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अमूल्य निधि होती है। भगवान न करे किसी की मृत्यु हो जाए, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो हमारे रिटायरमेंट के क्लेम्स जो होते हैं वो सेवा पुस्तिका से ही संपादित होते हैं। तो सेवा पुस्तिका में अप टू डेट एंट्री होनी चाहिए और 30 जून से पहले प्रत्येक महाविद्यालय के प्रत्येक प्राचार्य को हर कर्मचारी की सेवा सत्यापित कर देनी चाहिए। बाएं पृष्ठ में वेतन का लेखा, इंक्रीमेंट का, और दाहिने पृष्ठ में सेवा सत्यापित। इसके अलावा सर्विस बुक में ही कर्मचारी या शिक्षक ने जो नामांकन किया है जीपीएफ के पैसे का या अन्य किसी वेतन के लाभ का, नामांकन प्रपत्र आते हैं छपे हुए, नामांकन की कॉपी भी चस्पा कर दीजिए सर्विस बुक के भीतर। नामांकन एक बार किया हुआ नामांकन चेंज भी हो सकता है, उसमें 2 लोगों की और प्राचार्य के अलावा 2 गवाहों के सिग्नेचर भी होते हैं, तो नॉमिनेशन फॉर्म भी आप सर्विस बुक में चस्पा कर लें, जरूरी होता है। सर्विस बुक में ही आपको जो अर्न लीव का एक पेज बना लीजिए कि वर्ष 2020-21 में क्या अर्न लीव मिली, 19-20 में क्या मिली, उससे पहले क्या मिली, कब कब थी, तो अर्न लीव का लेखा भी आपको सर्विस बुक में ही करना होता है। अर्न लीव आप जानते हैं शिक्षकों को केवल 1 मिलती है वर्ष भर में। हाँ, अगर प्राचार्य चाहे कोई किसी कारणवश परीक्षा आदि के वजह से या कोई अन्य कारण से किसी कर्मचारी या किसी शिक्षक को वो रोकता है 15 दिन से अधिक, तो वो अर्न लीव का अधिकारी होता है। उसके लिए प्राचार्य बाकायदा एक आदेश जारी करेंगे कि इस कारण से मैंने इसको किया है और वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 के भाग 2 के नियम इतने के अंतर्गत इनको अर्न लीव प्रदान की जा रही है, और उस अर्न लीव की एंट्री आप पासबुक में कर लेंगे, तो बिना एंट्री के नहीं होगा। अब कई प्रिंसिपल्स मुझसे पूछते हैं कि सर 2 साल पहले के टीचर कह रहे हैं कि हमारी तो अर्न लीव हमको दी नहीं प्रिंसिपल ने, अब क्या मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। अब कायदे से 2 साल पहले जो प्रिंसिपल था उसी को करके जाना चाहिए था, नया प्रिंसिपल क्यों करेगा उसको? नया प्रिंसिपल अगर बहुत मजबूरी में उसे करना पड़ा, उसके पास अभिलेख हो, उसका दस्तावेज हो, तभी करे, नहीं तो ना करे, क्योंकि वर्तमान प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, जिसने दिया है वो एंट्री करके जाए, उसका आदेश निकाल के जाए कि उसने अपने शिक्षक को यह अर्न लीव दी है। महिलाओं के केस में महिलाएं मैटरनिटी लीव में जाती हैं, सीसीएल में जाती हैं, उसके लिए भी एक पृष्ठ बना लीजिए सर्विस बुक के भीतर, इतने महीने वो मैटरनिटी लीव में रही और इतने दिन वो सीसीएल के भीतर रही है। हमारे छोटे कॉलेज भी हैं, महिलाएं शिक्षक अधिक मात्रा में हैं। महिलाओं के प्रति पूरा सम्मान करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं को सीसीएल कब और कैसे दें। नियम इसके बहुत से हैं। 18 साल तक के बच्चे में 730 दिन की मिल सकती है, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। मानो आपके वहाँ हिंदी में, संस्कृत में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक टीचर है और वो महिला ने 6 महीने की सीसीएल ले ली, ठीक है, उसका बच्चा इंपॉर्टेंट है, तो जिन बच्चों की वजह से तनख्वाह मिल रही है वो भी इम्पोर्टेंट है, जिन बच्चों की वजह से हमको वेतन मिल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, सिमिलर इम्पोर्टेंट है। तो आप 15-20 दिन से अधिक देने की प्रैक्टिस ना करें, बहुत ज़रूरी हो तभी ज़्यादा दें, नहीं तो सीसीएल ना दें। और 45 दिन से अधिक आपको सीसीएल सैंक्शन करने का अधिकार नहीं है। 45 दिन से अधिक आप डायरेक्टेड भेजेंगे सैंक्शन करने के लिए, क्योंकि हम अच्छा वेतन ले रहे हैं। और अक्सर कुछ लोगों में ऐसी प्रैक्टिस आ गई है कि वो कुछ दिन समर वैकेशन काट लें, कुछ दिन विंटर वैकेशन, कुछ दिन सीसीएल, और घर ही में बैठ के बच्चे पाल लें तो अच्छी बात है। लेकिन ये बच्चे सबके होते हैं भाई, बच्चे हमारे भी हैं, सबके हैं, बच्चे देश के भविष्य होते हैं। तो हमें शिक्षा और शिक्षक के रूप में चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं चाहे ऑफलाइन पढ़ाएं, हमें ज़्यादा जिम्मेदारी से इसका पालन करना चाहिए और छुट्टियों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। छुट्टियाँ नियम हैं, छुट्टियाँ किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, ध्यान रखें, छुट्टी अधिकार नहीं है, नियम में है लेकिन अधिकार नहीं होता।
कोर्ट भी कहता अधिकार नहीं है। आपका आहरण वितरण अधिकारी चाहे तो छुट्टी दे सकता है और चाहे मना भी कर सकता है किसी समय। अब इसके अलावा जो मेन बात थी सेवा पंजिका में इनका सत्यापन होना चाहिए। कर्मचारियों को तो खैर 30-31 दिन का मिल जाता है, जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज होते हैं हमारे, खासकर ऑफिस के कर्मचारी। हाँ, प्रयोगशाला के कर्मचारियों को ये अर्लीव नहीं मिलती है, वो भी शिक्षक के रूप में माने जाते हैं, ये आप ध्यान रखें। एक बात और कहनी थी आपसे, आपके कॉलेजेस के बच्चे खासकर स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करने के लिए इंटर कॉलेजिएट या इंटर यूनिवर्सिटी भी जाते हैं। तो इंटर कॉलेजिएट या इंटर यूनिवर्सिटी जाते हैं, अच्छा खासा पैसा उसमें खर्च होता है। आप स्टूडेंट से कहिए और टीचर जो उनके साथ जाता है उससे कहिए कि सर्टिफिकेट लाइए कि आप किस किस खेल में आपने कहाँ प्रतिभाग किया। अगर वो विजेता उपविजेता नहीं भी है तो प्रतिभाग करने का उसको प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा कि मैंने कोटद्वार जा करके, मैंने उत्तरकाशी जा करके, मैंने उफरखाल जा करके फला प्रतियोगिता में भाग लिया। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब है आपने उसका दुरुपयोग किया है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप उससे ज़रूर ले लें प्रतिभागी छात्रों से। और एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। नए प्राचार्य हम में से कई लोग होंगे, प्राचार्यों की जिम्मेदारी होती है कि जो कर्मचारी या शिक्षक आयकर सीमा से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों, और सभी आयकर सीमा से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, 2.5 लाख की सीमा है, 2.5 लाख से अधिक भी कर रहे हैं वर्ष भर में, तो उनका TDS कटना चाहिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और उसका साफ साफ नियम ये है कि माना किसी एक शिक्षक पे साल भर में 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स आ रहा है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो लगभग 8,000 रुपये हर महीने वो अपने सैलरी से कटवाएगा TDS। ये प्राचार्य की जिम्मेदारी है। प्राचार्य पे आ सकता है कभी भी कोई नोटिस कि आपने अपने कम क्यों काटा। भाई टैक्स काटा तो है, आपकी हमने काटा है, मैंने छिपाया तो नहीं है, क्योंकि नहीं कम काटा आपने, लेस टैक्स काटा आपने, टैक्स सही कैलकुलेट होना चाहिए था। तो आप टैक्स काटें, और टैक्स काटने की सूचना हर 3 महीने में CA या वकील के जरिए, जिसे हम कहते हैं फैसिलिटेशन सेंटर, उसके जरिए आप लोग करते होंगे। हर 3 महीने की त्रैमासिक की फाइल करनी होती है इनकम टैक्स में। मार्च, अप्रैल, मई, जून की, जुलाई 15 तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर की, अक्टूबर 15 तक, ऐसे ही जब कोई 3 महीने समाप्त होते हैं उसके बाद 15 तारीख तक। हाँ, मार्च का जरूर 15 मई तक आप कर सकते हैं। तो वो फाइल करनी होती है। अगर फाइल नहीं करेंगे आप, कोई प्राचार्य फाइल करने में चूक हो जाएगी तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से बंगलौर से उसके पास नोटिस आ जाएगा। ये ध्यान रखें कि आपने ये इनकम टैक्स तो काटा लेकिन फाइल नहीं किया। तो टैक्स काटना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आज गवर्नमेंट कहती है कि आप फाइलिंग करिए, आज नहीं, 2009-10 से शुरू हो गया था। आपको फाइल करना पड़ेगा। 24G फॉर्म होता है, उसके हिसाब से वो CA लोग या वकील लोग या जो कई लोग अपने ऐसा काम कर रहे हैं जो इनकम टैक्स का फाइलिंग करते हैं, तो उनके थ्रू आप क्वार्टर फाइल जरूर करवाइए। और क्वार्टर फाइल अगर नहीं है, कई कॉलेजेस में आज भी पुराने प्रिंसिपल रिटायर हो गए, चले गए, उनकी जगह पर वो नोटिस आते रहते हैं कि आपने इनका क्वार्टर फाइल नहीं किया था, उसमें पेनल्टी आती रहती है। छोटी मोटी पेनल्टी है तो आप छात्रवृत्ति से पैसा निकाल के जमा कर दें, ख़त्म कर दें। 25, 30, 40 हज़ार रुपये भी है तो ख़त्म कर दें उस मामले को, पुराने मामले को, और उसका चालान लगा के जमा कर दें। क्या कर सकते हैं, अपनी जेब से देना तो बड़ा खतरनाक है। कहाँ से देंगे, कब तक देंगे, आपने किया नहीं, पुराने प्रिंसिपल ने किया था वो, तो इसलिए कोई छोटी मोटी पेनल्टी है 25-30 हज़ार रुपये तक की, तो आप कहीं से कोई व्यवस्था करके उसको जमा कर दें और मामले को रोज के लिए ख़त्म कर दें। हाँ, बड़ी लाखों रुपये की पेनल्टी है तो वो आपका कोई उसमें बस भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, चूँकि आप प्राचार्य बने हैं, आपने टेक्स्ट का चार्ज दिया है, प्रोन्नत हुए हैं, लोगों ने बधाई दी है कि प्राचार्य हो गए हैं, प्रिंसिपल हो गए हैं, तो ये जिम्मेदारी से आप नहीं भाग सकते। आपको इनकम टैक्स के लिए क्वार्टर फाइल करना ही होगा, टाइम से फाइल करना होगा। और इसके अलावा जो अंतिम बात मैं कहने जा रहा हूँ, उसके बाद हम आपसे फीडबैक लेंगे। खासकर आप अवकाश देने में और अवकाश लेने में इसमें बहुत सावधानी का पालन करें। अवकाश नियमों का पूरा सही ढंग से लेखा जोखा रखें, पालन करें। और कई बार क्या होता है, ये खासकर PG कॉलेज में भी अधिकतर ये बातें आती हैं, डिग्री में भी आती हैं कि कोई टीचर ट्रांसफ़र होकर आया,
कर्णप्रयाग से ट्रांसफ़र होकर आया उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के प्रिंसिपल से कह रहा सर मैं तो ऐसा था या मैडम ये था कि मेरे पास तो नेक का भी चार्ज था, परीक्षा का चार्ज था, यूजीसी का चार्ज था, मुझे तो वहाँ क्रीड़ा का चार्ज था, मुझे अपना चार्ज देने के लिए 10-15 दिन लग जाएंगे, मुझे आप इसकी अनुमति दे दीजिए। तो आप ध्यान रखें, रिटायरमेंट के बाद ट्रांसफ़र होने के बाद ज्वाइन करने के लिए 6 दिन का टाइम मिलता है। वो 6 दिन का टाइम इसलिए मिलता है कि आप अपना चार्ज वगैरह सब फाइनल करके आएँ। आप चार्ज लेने के बाद किसी टीचर को आप 10-15 दिन के लिए 10-20 दिन के लिए आप चार्ज देने के बहाने छुट्टी बिल्कुल मत दीजिए। कहीं नियम नहीं है इसका, कहीं नियम नहीं है। केवल 6 दिन के भीतर अपना काम निपटा के लाएँ, अपने बच्चों को लाएँ, अपने सामान को लाएँ, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ज्वाइनिंग पीरियड जो है वो 6 दिन का मिलता है। हाँ, वो 6 दिन का पीरियड जो है आप 6 महीने तक ले सकते हैं कभी भी। ट्रांसफ़र होने के बाद माना आपने टाइम इमीडिएट ज्वाइन कर लिया है, आप 6 महीने तक कार्यभार ग्रहण काल कहलाता है, कार्यभार ग्रहण काल का अवकाश आप ले सकते हैं 6 महीने के भीतर कभी भी। लेकिन ये नहीं है कि आप चार्ज देने के बहाने 10 दिन के लिए गायब हो जाएं और प्रिंसिपल के नाक में दम कर दें कि भाई मुझे तो साहब चार्ज देने जाना था, उसके लिए मुझे आप वो छुट्टी दीजिए। इसका कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो इस प्रकार से आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। और अंतिम बात मैं आपसे और कहने जा रहा हूँ, हमारे 35-40 कॉलेज जो हैं वो नेक करा चुके हैं, और उन कॉलेजों में भी कहीं सेकंड साइकिल का 3rd का होना है, कहीं फर्स्ट का 2nd का होना है। नेक के लिए आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया ही है। कोविड-19 में भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही आजकल मूल्यांकन भी हो रहा है। और हमारे पास मार्च के बाद से अभी तक बहुत सा टाइम मिला है, हम घर बैठने के आदी हो गए हैं। और इसलिए अगर आपको बुरा न लगे तो मैं साफ साफ शब्दों में बोलने का आदी हूँ, घर बैठने के आदी हो गए हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि घर बैठे तनख्वाह मिलती रहे और सब सिग्नेचर भी करें, प्रिंसिपल कुछ न कहे, टीचर भी आराम से, क्लर्क भी आराम से, सब लोग आराम से। लेकिन ये नहीं, इससे हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए संस्थाओं में अपनी हाजिरी थोड़ा बहुत देर के लिए देनी होगी। घर से भी काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन काम करना होगा, और नेक के काम भी आपको करने होंगे, क्योंकि कई जगह कई कॉलेजों में रूसा की ग्रांट इसलिए रुक रही है कि वहाँ नेक का पैसा वो टाइम पे उन्होंने नेक के लिए अप्लाई नहीं किया है। मैं कुछ कॉलेज का नाम बोल रहा हूँ, रुद्रप्रयाग, कुछ कॉलेज का नाम मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। इसमें गुप्त काशी वाले हैं, गुप्त काशी, ध्यान सभी लोग सुन लें, गुप्त काशी, पुरोला, मदरा महादेव, थलीसैंण और रुद्रप्रयाग। गुप्त काशी, पुरोला, मदरा महादेव, थलीसैंण और उसके अलावा रेखड़ी खाल, रुद्रप्रयाग, बाजपुर। यहाँ से रूसा कार्यालय से आपको एक सूचना दी गई थी कि आपको रूसा के फर्स्ट फेज में जो अंतिम किस्त बची हुई है, वो अंतिम किस्त इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपने नेक के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो अब आप डर गए होंगे कि नेक के लिए अप्लाई हम कैसे करेंगे, भाई बहुत छोटा कॉलेज है, रेखड़ी खाल का या थलीसैंण का या कहीं पुरोला का, हम कैसे अप्लाई करें? आपको अप्लाई कर देना है, बस आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप अप्लाई कर देंगे, वो तो प्रक्रिया बात को होगी जो भी होगी, अप्लाई कर देंगे तो उससे आपको अंतिम किस्त जरूर मिल जाएगी। जब आप इतने साउंड है ही नहीं तो नहीं करा पाएंगे, तो हमको मालूम है, लेकिन अंतिम किस्त लेने के लिए आपको अप्लाई करना होगा नेक के। तो मैंने आपको बताया था गुप्त काशी, बाजपुर, पुरोला, मजरा महादेव, थलीसैंण, रेखड़ी खाल, रुद्रप्रयाग। आपकी फर्स्ट फेज की रूसा की ग्रांट इसलिए बची हुई है क्योंकि आपने नेक के लिए अप्लाई नहीं किया है, आप नेक के लिए अप्लाई कर दें। और मेरे सभी नए महाविद्यालय के प्राचार्यों से अनुरोध है कि एक पेज का फॉर्मेट है, यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है, कॉलेज को रजिस्टर कराने का, उसे कहते हैं 2F में आना, रजिस्ट्रेशन। तो 2F करवा लीजिए सभी नए कॉलेज जितने भी हैं। 2F कुछ नहीं, खाली एक आपका नाम लिखा जाएगा, उसमें एक पेज का फॉर्मेट होता है, कॉलेज कहाँ है, किस आदेश से एस्टेब्लिश हुआ है, और रजिस्ट्रार के काउंटर साइन करवा के आप यूजीसी को भेज दीजिए, आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। इसे ही कहते हैं 2F में आना। और बिना 2F के आप नेक भी नहीं करा सकते।
तो इसलिए प्रत्येक नया महाविद्यालय, उसके प्राचार्य या जिन महाविद्यालयों का 2F में स्थान नहीं है वो सभी 2F के लिए अप्लाई करें, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों ने ध्यान से मुझे सुना, आपका धन्यवाद।